ठंडे पानी में जनवरी के महीने में उसे पानी के नीचे से जबरन खींच के निकालना पड़ता है। नालायक यज्ञ भी करना है। हम अपने घरों में अपने बच्चों को लड्डू गोपाल बनाते हैं। सुबह बच्चा उठेगा, उसकी स्कूल बस आएगी 7:30 बजे। 7 बजे बामुश्किल माँ जो है 20 चुम्मियाँ लेके उसे जगाएगी, फिर जाके उसे धोएगी बाथरूम में, फिर उसे कपड़े पहनाएगी, टाई बांधेगी, तैयार करेगी, बैग उसके गले में अच्छा खासा जोकर बन जाएगा। फिर माँ इस लड्डू गोपाल को उठा के बस के कंडक्टर को देती है, कंडक्टर उतारता है और स्कूल की आया को देता है, आया पकड़ के टीचर को देती है, टीचर इसे सीट पे रख देती है। 4 घंटे इसमें कुछ भरती है, वो भर के वापस क्रम शुरू होता है। टीचर आया को, आया कंडक्टर को, कंडक्टर स्कूल बस में, स्कूल बस माँ को देती है और माँ 20 चुम्मियों के साथ इसे रिसीव करती है, भीतर ले जाकर अनपैक करती है, इसके भीतर फिर कुछ भरती है खाने पीने का, इसे सुला देती है और बैठ के इसका होमवर्क पूरा करती है। इसके लाइफ एजुकेशन में और उसकी लाइफ एजुकेशन में जमीन आसमान का अंतर है। वो सुबह 4 बजे उठता है, जो लेना है लड़कर मिलेगा। शौचालय 15 है, बालक जो है 70 है, तो आसानी से तो नहीं मिलेगी जगह। शीत का समय है, सुबह यज्ञ होगा तो उस समय अग्नि चाहिए, तो सबको अग्नि के पास जगह चाहिए। वहाँ लड़ाई होती है कि भाई मैं बैठूंगा यज्ञ पे आज। अब शुरू में बच्चे आते हैं तो गुरुकुल में एक काला जादू होता है, ताले के अंदर बंद संदूक से बेसन के लड्डू गायब हो जाते हैं, घी गायब। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, मैच्योर होता है, वो सीखता है, ये बुरी बात है। तो वो सब सीखता है। लाइफ एजुकेशन के मामले में ये उसकी तुलना में कहीं मजबूत है जो घर में पल रहा है। तो ये बच्चा जब समाज में जाता है तो समाज को अपने से हीन पाता है, तो इसमें सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, इन्फीरियरिटी नहीं होता। ये समाज को देखता है कि समाज ये तो क्या है, कुछ नहीं जानते ये। हमने मन बना लिया है कि हमें गुरुकुल में बच्चे को पढ़ाना है, लेकिन प्रश्न आते हैं कि कौन से गुरुकुल में जाएं, गुरुकुल कैसे काम करते हैं, किस आयु में बच्चे को भेजना है, गुरुकुल के अंदर क्या होता है, विषय क्या होते हैं, मोबाइल अलाउड होता है कि नहीं होता है, और कितने तरह के गुरुकुल हैं, क्या इधर का बच्चा उधर जा सकता है, उधर का बच्चा इधर आ सकता है, फिर गुरुकुल के बाद क्या करियर हो सकता है, जॉब, प्लेसमेंट, अभिभावकों को कैसे तैयारी करनी चाहिए। तो बहुत ढेर सारे ऐसे प्रश्न हैं जो अभिभावकों को जानने हैं, जिन पर मुझे मैसेजेस आते हैं। ये पॉडकास्ट उन सभी पेरेंट्स के लिए एक संजीवनी की तरह है जो अपने बच्चों को मॉडर्न एजुकेशन से गुरुकुल की व्यवस्था में स्विच कराना चाहते हैं, या फिर अपने बच्चों को फ्रॉम बिगिनिंग गुरुकुल की व्यवस्था में ले जाकर भारतीय शिक्षा से जोड़ना चाहते हैं। इस पॉडकास्ट में शायद ही ऐसा कोई क्वेश्चन हो जिसका आपको उत्तर नहीं मिलेगा। साथ में हमने एक गुरुकुल की पूरी सूची संलग्न की है, जिससे आपको गुरुकुल ढूंढने में भी कोई समस्या ना हो। हमारे साथ इस पॉडकास्ट में श्री योगेश भारद्वाज जी जुड़े हैं, जो स्वयं गुरुकुल चलाते हैं। उन्होंने आर्ष विद्याकुलम की स्थापना की है और ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मीडियम्स के माध्यम से भारतीय शिक्षा परंपरा को, वैदिक शिक्षा को और जो हमारी गुरुकुल की व्यवस्था है उसको मॉडर्न पेरेंट्स के बीच में लेकर आ रहे हैं। वो पिछले कई वर्षों से हमारी प्राचीन ज्ञान परंपरा और मॉडर्न एजुकेशन के बीच में सुंदर संतुलन बना रहे हैं। उनका एक ऑनलाइन प्रोग्राम है ई गुरुकुलम, जिसमें वो प्रातःकाल 4:45 से लेकर 5:45 तक ध्यान और उपासना की कक्षाएं चलाते हैं और शाम में 8 बजे से लेकर 9 बजे तक शास्त्रों पर चर्चा भी आयोजित की जाती है। तो मैं आग्रह करूंगा कि आप उनके ई गुरुकुलम प्रोग्राम से अवश्य जुड़ें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब आइए इस पॉडकास्ट को प्रारंभ करते हैं। आचार्य जी प्रणाम। नमस्ते। आपको एक बार फिर से कार्यक्रम पर देखकर बहुत प्रसन्नता हो रही है, मन आह्लादित हो जाता है आपको देखकर। पिछली बार भी मैंने कहा था कि एक गुरु जैसा दिखता है मुझे, आप में एक गुरु दिखता है, और एक प्रबल इच्छा थी कि फिर से आपको आमंत्रित किया जाए। पिछली बार जब हम लोग बैठे थे तो आस्तिक और नास्तिक की एक चर्चा, हमने एक डिबेट काइंड ऑफ चर्चा की थी। उसके बाद से तो बहुत से चैनल पर फिर ये आस्तिक नास्तिक की डिबेट हुई, कुछ एक अमुक चैनल पर प्रोपेगेंडा डिबेट भी हुई है, लेकिन हमारी जो डिबेट हुई थी वो बहुत ही इन डेप्थ थी और 1000 गुना बेहतर वो चर्चा थी। तो उसके बाद से मैं चाहता था कि मैं आपके साथ बैठूं, क्योंकि वहाँ मैं बहुत प्रभावित हुआ आपके विचार से, आपके जो आध्यात्मिक दृष्टि है, और आप साथ में गुरुकुल भी चलाते हैं, आप भारतीय शिक्षा पद्धति पर कार्य कर रहे हैं। पिछले विगत वर्षों से जब से हाइपरक्वेस्ट चल रहा है तो मैंने देखा है कि ग्राउंड पर जो नए पेरेंट्स भी बन रहे हैं या अभिभावक हैं, उन्होंने अब कहीं ना कहीं मन बना लिया है कि हम भारतीय शिक्षा की तरफ अपने बच्चों को लेकर जाते हैं। उनको दिख रहा है जो समस्याएं अभी समाज में आ रही हैं। अभी मैं एकात्म पर्व होता है मध्य प्रदेश में प्रत्येक वर्ष आदि शंकराचार्य जी के जन्मोत्सव पर, वहाँ जब गया तो वहाँ भी देखा हाइपरक्वेस्ट चैनल से प्रभावित होकर बहुत से लोग गुरुकुल में, शिविरों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो अब मेरे पास बहुत डीएम आता है, मैसेजेस आते हैं कि हमने मन बना लिया है कि हमें गुरुकुल में बच्चे को पढ़ाना है, भारतीय शिक्षा में ले जाना है, लेकिन मन बनाने के बाद समस्याएं, फिर प्रश्न आते हैं
कि कौन से गुरुकुल में जाएं, गुरुकुल कैसे काम करते हैं, किस आयु में बच्चे को भेजना है, क्या बच्चा कितनी दूर मुझसे रहेगा, गुरुकुल के अंदर क्या होता है, विषय क्या होते हैं, मोबाइल अलाउड होता है कि नहीं होता है। तो बहुत ढेर सारे ऐसे प्रश्न हैं जो अभिभावकों को जानने हैं, जिन पर मुझे मैसेजेस आते हैं। तो हम चाहते थे कि एक हम इस विषय पर आपके साथ करें, क्योंकि आप इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, तो आपको पता होगा कि क्या चुनौतियां हैं अभिभावकों के लिए भी और आपके लिए भी, और कितने तरह के गुरुकुल हैं, क्या एजुकेशन सिस्टम है, क्या वो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम के साथ कंपैटिबल है, क्या इधर का बच्चा उधर जा सकता है, उधर का बच्चा इधर आ सकता है, तो क्या क्या संभावनाएं हैं। फिर गुरुकुल के बाद क्या करियर हो सकता है, जॉब प्लेसमेंट, या और गुरुकुल किन के लिए है, अभिभावकों को कैसी तैयारी करनी चाहिए। तो बहुत ढेर सारे ऐसे प्रश्न हैं। मैं स्वयं भी मन बनाया हूँ, तो मैं भी आपसे बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ कि जो आगामी पीढ़ी है, अगर उसको हमें गुरुकुल की तरफ ले जाना है, भारतीय शिक्षा की तरफ ले जाना है, तो क्या तैयारियाँ और क्या हमको ज्ञान चाहिए। तो सबसे पहले पॉडकास्ट को प्रारंभ करेंगे। 3-4 सेक्शंस मैंने बांट दिए हैं कि जिससे हम बहुत ज़्यादा ऐसा हो कि हम सीक्वेंस में चीज़ें समझ लें और ऐसा भी ना हो कि कोई चीज़ छूट जाए। तो सबसे पहले हम जो अभिभावकों का कंसर्न है उस पर चलते हैं। सबसे पहले तो अभिभावक गुरुकुल के नाम पे इतना जानते हैं कि बच्चा जो होता है वो गुरु के पास जाकर पढ़ता है, काइंड ऑफ बोर्डिंग स्कूल की तरह उनको पता है। लेकिन फिर उनके मन में भय भी आता है कि बच्चा कितने दिन के लिए जाएगा, क्या 10 साल के लिए, 12 श्वेत केतु की तरह 12 साल के लिए चला जाएगा। तो एक भय रहता है कि बच्चा इतने दिन दूर रहेगा तो क्या वो हमें भूल जाएगा, या हमारे प्रति उसके अंदर कोई आदर भाव कम हो जाएगा। या जिनकी विशेषकर पुत्रियां हैं तो उनको और भय है कि हमारी पुत्री जो है इतने दिन बाहर रहेगी छोटी आयु में। तो ये समस्याएं। तो पहला प्रश्न, ये जो कंसर्न है कि बच्चे कितने दिन के लिए गुरुकुल में रहते हैं, क्या अभिभावक से संपर्क होता है, अभी क्या व्यवस्था है भारत में। अभी जो इस समय वर्तमान में गुरुकुल की व्यवस्था है वो कई तरह के मोड में चल रही है। अच्छा। जिन्हें लोग गुरुकुल कहते हैं। जो गुरुकुल है उसे उठा के एक तरफ रख देते हैं एक क्षण के लिए जी। वर्तमान में जो बोर्डिंग स्कूलिंग एजुकेशन सिस्टम है उसके पैटर्न पे कुछ गुरुकुल चलते हैं। इन गुरुकुलों में 2 तरह के गुरुकुल हैं। एक गुरुकुल गुरुकुल नहीं कहना चाहिए, लेकिन आमतौर पे गुरुकुल लिखा जाता है, कहते भी हैं। ये बोर्डिंग स्कूल हैं सीबीएसई बोर्ड के, इन्हें गुरुकुल कहते हैं। बहुत बड़े बड़े नाम हैं, नाम नहीं लूंगा मैं, वो आप सर्च करिएगा, आपका काम है। ये सीबीएसई बोर्ड के बोर्डिंग स्कूल हैं जो विद्यालय स्तर पे चलते हैं और बच्चों को यही सब जो आधुनिक शिक्षा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, यही सब पढ़ाया जाता है जी। उनमें दिनचर्या जो है वो सांस्कृतिक होती है। मतलब सुबह 4 बजे उठना है, बच्चे को स्नान करना है, व्यायाम करना है, यज्ञ करेगा, संध्या करेगा। ये नित्य कर्म जो कि त्यों होते हैं। ये सीबीएसई का जो गुरुकुल चल रहा हाँ, है। सीबीएसई वाले की बात कर रहा हूँ। अच्छा। और इसमें प्रातःकाल यज्ञ होगा, संध्या होगी, प्रार्थना होगी। और ये दोनों तरह से, जैसे पूरे भारतीय जनमानस में अगर हम देखें और भिन्न भिन्न आध्यात्मिक स्तरों पर, या जो हमारे यहाँ अलग तरह के मत चलते हैं, धड़े जो शैव हैं, शाक्त हैं, वैष्णव हैं, आर्य हैं, इस तरह से सब जो बटे हैं, इन सब में एक जैसी स्थिति है ये। उसके बाद विद्यालय प्रारंभ होता है जो 1:30-2 बजे तक विद्यालय चलता है, जिसमें सामान्य विषय जैसे सीबीएसई बोर्ड में पढ़ाए जाते हैं वैसे ही पढ़ाए जाते हैं। इसमें मोरल एजुकेशन, थोड़ा ही तो उपदेश जोड़ दिया, पंचतंत्र जोड़ दिया, वो पढ़ा दिया, बालकों को थोड़ा संध्या पे फोकस कर दिया, या कुछ सूत्र रटा दिए, कुछ श्लोक रटा दिए, कुछ मंत्र रटा दिए, ये भी होता है थोड़ा बहुत नैतिक शिक्षा में। अपराह्न काल में जैसे सामान्य बोर्डिंग स्कूल में होता है, तो मैं बचपन में नवोदयन हूँ, नवोदय में पढ़ा हूँ, तो जैसे वहाँ बोर्डिंग में होता है वैसे ही इन गुरुकुलों में भी होता है। और शाम के समय वही व्यायाम है, खेल है। शाम को फिर से स्नान होगा, संध्या यज्ञ होगा, और रात्रिकालीन कुछ कक्षाएं चलती हैं, और रात्रि में मंत्र पाठ के साथ सो जाते हैं, ठीक जैसे मंत्र पाठ के साथ उठे थे, समय पे सो जाते हैं। ये है वो जो बोर्डिंग स्कूल जैसा है, गुरुकुल कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें दिनचर्या गुरुकुल वाली दी जा रही है। निश्चित रूप से बच्चे को संस्कार मिलते हैं, निश्चित रूप से बच्चा जो है एक अनुशासित जीवन शैली सीखता है, डिसिप्लिन सीखता है, लेकिन आप इसे उस तरह गुरुकुल नहीं कह सकते जैसा गुरुकुल होता है। एक दूसरा गुरुकुल है जो बोर्ड से चल रहे हैं, संस्कृत बोर्ड से या संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से, ये दूसरे वाले हैं। इनमें बच्चा जब जाता है, जब से पढ़ना शुरू करता है, जब तक पढ़ता है, चाहे वो शास्त्री यानी बीए तक पढ़े, आचार्य यानी एमए तक पढ़े, या विद्यावारिधि यानी पीएचडी तक पढ़े, तीनों स्तर के गुरुकुल इसमें होते हैं। कुछ गुरुकुल होते हैं जो केवल उत्तर मध्य में यानी 12वीं कक्षा तक पढ़ाते हैं,
कुछ गुरुकुल होते हैं जो शास्त्री कराते हैं यानी बीए कराते हैं, कुछ होते हैं जो आचार्य यानी एमए कराते हैं। ज़्यादातर जहाँ आचार्य होती है वहाँ विद्या वारिधि भी की जाती है। इनके पास अपने आप विद्या वारिधि कराने की चाहे मान्यता न हो, पर ये किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के साथ जुड़कर उनके साथ संबद्धता करके और बच्चों को विद्या वारिधि और एमए दोनों चीज़ें कराते हैं। इनमें संस्कृत ही चलती है, संस्कृत बोर्ड के माध्यम से पढ़ाया जाता है सब कुछ, और ये पहले वाले गुरुकुलों की तुलना में कहीं ज़्यादा भारतीयता के नज़दीक हैं। कारण यह है कि यहाँ संस्कृत की एक उच्च भावना निवास करती है गुरुकुल के भीतर। इसमें कुछ गुरुकुलों ने चरम छुआ है। बहुत सुंदर गुरुकुल चले हैं, जिसमें अमरोहा में हमारा कन्या गुरुकुल चलता है चोटीपुरा गुरुकुल के नाम से। आचार्य सुमेधा जी हैं जो पढ़ाती हैं। वहीं की आचार्य रही आचार्य सुमेधा जी, जिन्हें पद्मश्री मिला। अब रोहतक में इस समय विश्वारा गुरुकुल चलाती हैं, वो भी बहुत अच्छा गुरुकुल है, इसी पैटर्न पे है। और संस्कृत बोर्ड में आचार्य सुमेधा जी की दखल के कारण ही, या सीएसयू जो केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय है, वहाँ दखल के कारण ही कुछ चीज़ों में बदलाव भी सरकारों ने और एजुकेशन पॉलिसीज़ ने किए हैं। जैसे आजकल संस्कृत बोर्ड में सब विषय आ गए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स सब आ गया है। पहले ये था नहीं। पर वहाँ अंदर क्या है कि बालकों का बोलचाल संस्कृत में है, आपस में लड़ना, झगड़ना, सिर फोड़ना, फुड़वाना, रोना, धोना सब संस्कृत में होता है। तो वो एक माहौल पूरा संस्कृत का बन गया है। एक तो ये होता है अंदर में। बोर्ड है 10वीं 12वीं भी, यानी पूर्व मध्यमा, उत्तर मध्यमा नाम अलग हैं, लेकिन 10वीं 12वीं है, बीए है, एमए है, ये सब चलता है। और यहाँ से बच्चे वो सब कर सकते हैं जो अन्य विद्यालयों के आर्ट साइड के बच्चे कर सकते हैं, ह्यूमैनिटीज़ के जो बच्चे कर सकते हैं, वो सब यहाँ से किया जा सकता है। आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दे सकते हैं, आप दूसरे बहुत सारे एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। साइंस के भी एग्ज़ाम आजकल तो नीट के लिए भी, क्योंकि मैं आपको कह ही रहा हूँ सब कुछ आ गया है, तो आईआईटी है, नीट है, वो सब भी किया जा सकता है। एक पैटर्न ये है, ये 2 पैटर्न हुए। अब एक तीसरा पैटर्न है जिसे हम कहते हैं गुरुकुल, जो सच में गुरुकुल है। अच्छा। गुरुकुल का अब इस गुरुकुल में भेजने के लिए माता-पिता अलग होते हैं, सब नहीं भेज सकते। इस गुरुकुल का मतलब है आपने बच्चे को भेज दिया और आप बच्चे को भूल गए। आपने बच्चे को गुरुकुल में भेज दिया, बच्चा गुरुकुल में चला गया है, कटी वस्त्र उत्तरीय बांध के वहाँ रहता है, चाहे कन्या हो चाहे बालक हो। वहाँ वो रहता है, वहीं वो पढ़ता है, शास्त्र पढ़ता है, वर्णोच्चारण शिक्षा से लेके अष्टाध्यायी, प्रथमावृत्ति, काशिका, महाभाष्य, निरुक्त, छंद शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, गणित शास्त्र, उपनिषद, दर्शन, वेद, जितनी विधाएं हो सकती हैं, आरण्यक, ब्राह्मण, गृह्य सूत्र, तर्क सूत्र, सब पढ़ता है। अब ये यहाँ रह के पढ़ता है। कब तक पढ़ता है नहीं कह सकते। जब तक विद्या पूरी होगी तब तक पढ़ेगा। हो सकता है 25 वर्ष तक पढ़े, हो सकता है 28 तक पढ़े, हो सकता है 30 वर्ष तक पढ़े। भाई 3 ब्रह्मचर्य तो हमारे यहाँ कही गए हैं। 25 वर्ष तक जब आयु 25 वर्ष की हो जाए तो वसु ब्रह्मचारी, 36 की हो जाए तो रुद्र ब्रह्मचारी, और 48 की हो जाए तो आदित्य ब्रह्मचारी। तो 48 वर्ष पर्यंत तो पढ़ने का विधान ही है, पर उससे कम रह जाए, जैसे श्री कृष्णचंद्र महाराज 36 वर्ष रुद्र ब्रह्मचारी, उससे पीछे रहें तो 25 वर्ष, जैसे श्री राम जी हैं तो वसु ब्रह्मचारी। इस स्तर पे भी हम पढ़ सकते हैं। यहाँ पूरी तरह यहाँ छुट्टी आचार्य की मर्जी से कभी कभार मिल सकती है, नहीं तो कोई छुट्टी है नहीं। आपको वहीं रहना पड़ेगा, पूरा कठोर परिश्रम से जीवन जीना पड़ेगा। यहाँ जीवन पूरी कठोरता के साथ है। आपको भूमि पे शयन करना पड़ेगा, भूमि पे सोना पड़ेगा, आपको आचार्य की आज्ञा अनुज्ञा में ही जीवन जीना पड़ेगा। आप आचार्य के पैर भी छूओगे तो पैर में चप्पल पहन के नहीं छू सकते भाई। यहाँ छत्र धारण नहीं कर सकते हैं। यहाँ केश दाढ़ी नहीं कटा सकते, मूछ दाढ़ी बाल नहीं कटा सकते, क्योंकि ब्रह्मचर्य में निषेध होता है, क्षौर कर्म नहीं कर सकते। तो वो सब ऐसा ही रहता है। ये गुरुकुल जो हैं बहुत कम हैं, और ये कम ही होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। इनमें कोई बोर्ड लागू नहीं होता। ये अपने यहाँ कोई बोर्ड लागू भी नहीं होने देते। ये इसका विरोध करते हैं हमारे यहाँ कोई बोर्ड लागू भी हो। कुछ गुरुकुल अब ऐसे हो गए हैं इनमें से, जिन्होंने ये कह दिया है कि हम केवल विद्या देते हैं, अगर तुम्हें यूनिवर्सिटी या बोर्ड में पढ़ना है तो तुम्हारी अपनी जिम्मेदारी है, अपने आप देखो। तो वो जैसे आजकल दूरस्थ शिक्षा के केंद्र बने हुए हैं, जैसे ये इग्नू वगैरह है, तो उससे या फिर यूनिवर्सिटीज़ में साठगांठ करके वो बीए एमए करते हैं, तो वो बालक की और अभिभावकों की अपनी जिम्मेदारी है। गुरुकुल उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं उठाता, कोई ले हम पढ़ाते हैं केवल पढ़ाने के अलावा कुछ नहीं। इनकी संस्कृत का स्तर बहुत ऊंचा होता है, इनकी शास्त्र अध्ययन का स्तर बहुत ऊंचा होता है। ये जो कुछ जानते हैं उसके आसपास भी वो लोग नहीं जानते। वहाँ केवल सामान्य जीवन जीने के लिए वो है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें विद्वान तैयार हो रहा है, इसमें स्कॉलर तैयार हो रहा है।
इसमें वो तैयार हो सकता है जिसे आप शंकर कहते हैं, इसमें वो तैयार हो सकता है जिसे आप दयानंद कहते हैं, इसमें वो तैयार हो सकता है जिसे आप श्वेत केतु कहते हैं, जिसे आप श्री राम कहते हैं, इसमें वो तैयार होता है। तो ये 3 पैटर्न पे गुरुकुल अभी चल रहे हैं। अब ये माता-पिता का माइंडसेट है कि उन्हें क्या पढ़ाना है। अगर उन्हें बिल्कुल आधुनिक शिक्षा में अपने बालकों को सांस्कारिक शिक्षा देते हुए पढ़ाना, तो सीबीएसई बोर्ड वाले गुरुकुलों की तरफ जा सकते हैं। जिन्हें ये है नहीं पढ़े तो पूरा भारतीय शिक्षा ही, लेकिन गृहस्थ रहकर मेरे घर का काम करे, नाम ऊँचा करे, मुझे यश चाहिए, लोक में नाम चाहिए अपने पुत्र का, अपने परिवार का, तो वो बीच वाले को ले सकते हैं, जो मैंने आपको बताया संस्कृत बोर्ड संपूर्णानंद आदि से चलते हैं। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, गुरुकुल कांगड़ी है, आजकल हर राज्य ने अपना संस्कृत बोर्ड बना लिया है। जैसे आप और मैं दोनों उत्तर प्रदेश से हैं, तो हमारे यहाँ यूपी बोर्ड इलाहाबाद होता है, लेकिन संस्कृत का बोर्ड जो है वो लखनऊ है, संस्कृत बोर्ड लखनऊ, ये अलग होता है। ये मान्यता प्राप्त है? हाँ, मान्यता सरकारी? गवर्नमेंट का है। अच्छा। गवर्नमेंट का है। ऐसे ही भिवानी में संस्कृत बोर्ड इनका हो गया है, हरियाणा का भिवानी का हो गया, उत्तराखंड का अपना संस्कृत बोर्ड है। तो आजकल जैसे केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय है, वो भी इस पे काम कर रहा है कि उत्तर मध्यमा, पूर्व मध्यमा के भी सर्टिफिकेट दिए जाएँ, वो कर भी रहे हैं। आजकल उन्होंने मेडिकल साइंस पे भी काम किया है। शायद उन्होंने अभी कोई 7 या 8 साल का कोई मेडिकल कोर्स लॉन्च कर दिया है। तो जो हमारा पाणिनि आर्ष कन्या गुरुकुल चलता है बनारस में, तो वहाँ आचार्य जी से मेरी पिछली बार मुलाकात हुई, तो उन्होंने बताया था कि एक कैंपस वहाँ तैयार हो रहा है मेडिकल कॉलेज के लिए ही, जो केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय चलाएगा, उसके अंतर्गत चलेगा। तो वो माता-पिता अपने हिसाब से इन 3 पैटर्न में जिसमें उन्हें लगे, वो चयन कर सकते हैं। अंतिम वाला जो मैंने बताया, वो तो पता है कि जिन्हें ये चाहते हैं कि मेरा बालक केवल जन कल्याण के लिए है, आत्म कल्याण के लिए है, मुझे इससे कोई आशा अपेक्षा नहीं है, मैंने ये संसार के लिए दे दिया, तो वो जो देना चाहते हैं वो वहाँ। हालाँकि आजकल उन गुरुकुलों से पढ़ने के बाद भी क्या हो रहा है कि जो छात्र बाहर आते हैं, आर्ष-पाठ विधि के गुरुकुलों से पढ़ने के बाद बाहर आते हैं, क्योंकि वो विलक्षण हैं। तो वो आते ही अब बीए, एमए में जब वो जाते हैं, अब डीयू में मान लीजिए चला गया, तो डीयू में जो प्रोफ़ेसर्स वहाँ बैठे हैं संस्कृत के, उन्होंने जिन शास्त्रों के नाम सुने हैं, वो उसे कंठ हैं। तो अब प्रोफ़ेसर डरता है उससे, क्या पढ़ा है उसे? वो इतना पढ़ा हुआ है कि भाई साहब आप जो पढ़े हुए हो वो एक बूँद है उसके समुद्र के सामने। तो वो यूँ निकालता है सारे, तो प्रोफ़ेसरी उनके लिए ऐसी हो गई है कि ये बच्चे बैठते ही निकालते हैं। और जैसे कन्या गुरुकुल हैं, बालकों गुरुकुल हैं, प्रोफ़ेसर तो यूँ हो जाते हैं जैसे कोई बात ही ना हो। जैसे हमने अपनी दुकान खोलनी है तो किसी आदमी को दुकान खोलने के लिए टेंशन नहीं लेनी है, वैसे ये प्रोफ़ेसर हो जाते हैं, क्योंकि इनके लिए संस्कृत ऐसी हो जाती है कि यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले बच्चे इनके सामने खड़े नहीं हो पाते। क्योंकि डिग्री सर्टिफिकेट के लिए इन्होंने पढ़ा नहीं है, नहीं। नॉलेज इनके लिए रिवॉर्ड हो जाता है। तो ये तो बहुत ही सुंदर रूप में आपने बता दिया कि क्या अभी भारत में व्यवस्था है। मोस्टली पेरेंट्स, मुझे लग रहा है कि जो ज़्यादातर पेरेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं वो सीबीएसई बोर्डिंग स्कूल या सबसे ज़्यादा संख्या वही रहती है, दूसरे नंबर की संख्या बीच वालों में रहती है, और इक्का दुक्की जो है आर्ष-पाठ वालों में रहती है। तो यदि हम बीच में भी एक बार कंसंट्रेट करें या सीबीएसई बोर्डिंग स्कूल में, तो ये नॉर्मल स्कूल जैसे चलते हैं वैसे ही हैं? छुट्टियों की क्या व्यवस्था है? पहले वाला तो बिल्कुल नॉर्मल स्कूल जैसा है, जैसे नॉर्मल बोर्डिंग स्कूल होते हैं। अच्छा, बोर्डिंग मतलब बच्चा वहीं रहेगा? हाँ, ये तीनों में बच्चा वहीं रहता है, आने जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। तीनों में रहता गुरुकुल में ही परिसर में रहेगा, हॉस्टल में रहेगा, बोर्डिंग है। अच्छा, वहीं रहेगा 24 घंटे। छुट्टी जो होती है, जो पहले वाले हैं, जो सीबीएसई बोर्ड के बोर्डिंग स्कूल की तरह चलते हैं, उनमें छुट्टी नॉर्मल बोर्डिंग स्कूलों की तरह होती है। दीपावली की छुट्टी होती है, होली की छुट्टी होती है, घर में बहन की शादी है, भैया की शादी है, पिताजी की शादी है, माताजी को जा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। बीच वाले जो गुरुकुल होते हैं, जो मैंने कहा बोर्ड से, संस्कृत बोर्ड से चलते हैं, उनमें बहुत छुट्टी लिमिटेड होती हैं। सब छुट्टियों पे आपको छुट्टी नहीं मिलेगी, बहुत मुश्किल से आपको छुट्टी मिलेगी। तीसरे वाले में आचार्य और ईश्वर की कृपा पे छुट्टी निर्भर करती है कि ईश्वर की कृपा हो जाए तो आपको छुट्टी मिल जाएगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। या फिर ऐसी स्थिति आ जाए, कोरोना आ गया था, तो अब आर्ष-पाठ विधि क्या है कि लोगों का दान देने का भी एक माइंडसेट है। दान कहाँ देते हैं जानते हैं? जहाँ भय होता है। मैं दान तब देता हूँ, मैं ईश्वर की प्रार्थना क्यों करता हूँ? इसलिए करता हूँ कि ईश्वर मेरे बिगड़े काम बना दे। मुमुक्षुत्व थोड़े है, मुमुक्षुत्व से कोई लेना देना नहीं, मुझे ईश्वर की आकांक्षा नहीं है, मुझे तो इहलौकिक काम साधने हैं, इसलिए परमात्मा को प्रसाद चढ़ा रहा हूँ। तू 1 पैसा देगा, वो 10 लाख देगा, तो अपन 10 लाख के चक्कर में 1 लाख दे रहे हैं। तो इसलिए विद्या और शिक्षा में देने की तरफ रुझान बहुत तेजी से गिरा है, घटा है। मैकॉले एजुकेशन का भी प्रभाव है इसमें। तो इसलिए गुरुकुलों में दान जाता नहीं है।
तो जो आर्षपाठ विधि के गुरुकुल हैं, कोरोना काल में उन्होंने बहुत बुरा समय भोगा है। खाने के लिए अन्न नहीं था, बहुत बुरी स्थिति है, भिक्षा मांग कर खाया है। भिक्षा मांग हम लोगों ने भी भिक्षा की उस समय, तो गांव में गए, रोटियां भी भीख भीख भी मांगी है, सब किया है। शक्कर मांगा है, गुड़ मांगा है, सब काम किया है। दूध दूध पीकर भी गुजारा किया है। तो विपरीत परिस्थिति आने पर भी छुट्टियां हो जाती हैं। हम अभी सीबीएसई को तो थोड़ा छोड़ देंगे, संस्कृत बोर्ड पर आएंगे और ये जो हमारा गुरुकुल आर्षपाठ पर तो मुझे बस दर्शकों को, शायद अभिभावकों को ये जानना होगा कि सब्जेक्ट्स जो होते हैं, करिकुलम जो होता है, जो संस्कृत बोर्ड का है, तो उसमें ये सभी सब्जेक्ट्स हैं जो फिजिक्स, हाँ, केमिस्ट्री। ये आजकल आ गए हैं। और ह्यूमैनिटीज तो सारी है ही भाई, आर्ट्स के तो सब विषय हैं ही, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सोशल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, ये तो सब हैं ही। तो इस इनकी जो पुस्तकें हैं, क्या बोर्ड, संस्कृत बोर्ड ने अपना क्यूरेट करके बनाई है कि वो सब एनसीईआरटी करता है? एनसीईआरटी ही है। हाँ, सब मैनेज करता है, एनसीईआरटी मैनेज करता है। वो सब उस तरह से ही होती हैं पुस्तकें। सब पूरा करिकुलम वही होता है जो 12th में होता है, आपके यहाँ होता है, वो वहाँ भी होता है। सब कुछ वही है, कोई अंतर नहीं है। हाँ, फोकस थोड़ा सा हट जाता है। वहाँ पूरा फोकस संस्कृत पे रहता है, दर्शन पे फोकस रहता है, संस्कृत पे फोकस रहता है। फोकस हिस्ट्री और ज्योग्राफी पे थोड़ा कम हो जाता है। पर जिनकी रुचि अधिक हो वो पढ़ ही लेते हैं। और जो पारंपरिक गुरुकुल हैं कंप्लीटली, तो उनमें विषय कैसे होते हैं? उनमें तो कोई व्यवस्था उस तरह से है नहीं कि हाँ ये यही पढ़ाया जाएगा। ट्रेडिशनल गुरुकुल्स में आजकल ज़्यादातर मतलब आप मान के चलिए कि 90% जो है वो केवल दर्शन और व्याकरण रह गया है। दर्शन, व्याकरण, वेद। अब वहाँ मान लीजिए जो ज्योतिष शास्त्र है, गणित शास्त्र है, ये बहुत कम हो गए हैं। राजनीति शास्त्र है, अर्थशास्त्र है, ये बहुत कम हो गए हैं। कहीं कहीं है, जैसे ज्योतिष शास्त्र में 2 धाराएं चल रही हैं समाज में, एक गणित ज्योतिष है, एक फलित ज्योतिष है। तो हिंदू समाज का कुछ धड़ा है जो फलित ज्योतिष को नहीं मानता है। मैं भी उनमें से एक हूँ, मैं भी नहीं मानता। तो और जो गणित ज्योतिष को मानते हैं, लेकिन गणित ज्योतिष भी बहुत कम पढ़ाया जाता है। आजकल मैं देख रहा हूँ जो IKS है, इंडियन नॉलेज सिस्टम, जो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है, उसका प्रभाव आ रहा है और लोग ज्योतिष की तरफ विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं। और वो क्या कहें उसे, एस्ट्रो मैथमेटिक्स कहेंगे आपकी भाषा में, उस पर विचार कर, खगोल गणित जिसे कहते हैं, खगोल गणित पर विचार करने की तरफ काम कर रहे हैं। अब फलित ज्योतिष के साथ साथ कुछ गणित ज्योतिष पढ़ना ही पड़ेगा। इसीलिए जो आप श्रृंगेरी जो आप बात कर रहे थे, मठ है, या जो शंकराचार्य की परंपरा के अंतर्गत जो गुरुकुल चलते हैं, वहाँ ज्योतिष भी पढ़ाया जाता है। आयुर्वेद भी पढ़ाया जाता है बहुत सारे जगहों पर। लेकिन आयुर्वेद में भी मुझे क्या लगता है कि अभी जो आयुर्वेद में चल रहा है, मेडिकल साइंस उस लेवल पे नहीं है हमारे गुरुकुलों में, जहाँ R&D हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं है। बस वो रटे रटाए पैटर्न पे हम लोग काम कर रहे हैं। उसमें संशोधन करने की आवश्यकता है। सरकार को उसमें हस्तक्षेप करके उसे बढ़ाने की ज़रूरत है कि R&D वहाँ आए। तो मैंने ये भी सुना था कि जैसे कि पारंपरिक गुरुकुल में अलग अलग, मतलब गुरुकुलों में अलग अलग स्पेशलाइजेशन भी शायद चलता है। जैसे व्याकरण के लिए कोई अपने बच्चे को भेज देता है कहीं, फिर अगर उसकी शिक्षा हो गई तो दर्शन के लिए किसी और गुरुकुल में भेज दिया, क्योंकि वहाँ कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है। वो तो आप ज्ञान की उपलब्धि के लिए, ज्ञान के लाभ के लिए ही कर रहे हैं। तो पेरेंट्स को इस पर जानकारी बटोरनी होगी कि किस पारंपरिक गुरुकुल में किस विषय पर सबसे अच्छी शिक्षा मिल रही है। उसके लिए तो वैसे मतलब बैठ के बाकायदा अगर मैं उसके लिए डाटा लेके आता तो ज़्यादा अच्छा कर पाता। अभी तो मैं कुछ गुरुकुलों के नाम ले सकता हूँ। जैसे यहीं बिल्कुल दिल्ली में हम बैठे हैं तो पास में हरियाणा है, तो हरियाणा में सोनीपत जिले में रेवली नाम की एक जगह है। पहले इसका नाम गुरुकुल का बहालगढ़ गुरुकुल था। असल में जो इस तरह के ट्रेडिशनल गुरुकुल हैं वो उस गांव के नाम से ही बोले जाते हैं जिस गांव में वो होते हैं। तो पहले ये बहालगढ़ में था तो बहालगढ़ गुरुकुल था, अभी रेवली गुरुकुल है। तो इससे बहुत बड़ी परंपरा जुड़ी हुई है। मतलब एक बहुत बड़े विद्वान जैसे पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जुड़े हुए हैं इसमें, पंडित भगवत दत्त जी जुड़े हुए हैं, आचार्य विजयपाल विद्यावारिधि जुड़े हुए हैं। अब वर्तमान में आचार्य प्रदीप जी वहाँ पढ़ा रहे हैं। ये व्याकरण का गुरुकुल है, विशुद्ध रूप से व्याकरण का गुरुकुल है। बहुत गजब के तरीके से व्याकरण पढ़ाया जाता है। व्याकरण पढ़ाते हैं, लेकिन दर्शन भी यहाँ, जो दर्शन के यहाँ के निष्णात विद्वान हैं, तो वो उनका दर्शन की ऊहा भी बहुत ऊपर की है। अब जैसे स्वामी गणेशानंद जी हैं, मैंने पिछली बार भी शायद आपसे जिक्र किया था, तो वो वहीं रेवली गुरुकुल से पढ़े हैं। अब ठीक है वो अद्वैतवादी हैं, मैं मतलब मैं त्रैतवादी हूँ।
तो लेकिन उनकी ऊहा जो है वो बहुत गजब की है, इसमें कोई शक नहीं है। उनका तर्क, उनके मतलब उनके सामने टिक पाना, खड़े रह पाना, ये बहुत मुश्किल हो जाता है, आसान काम नहीं है। तो दर्शन भी उच्च कोटि का, ऐसा नहीं कि वहाँ दर्शन उच्च कोटि का नहीं है, लेकिन वहाँ पूरा फोकस जो है वो व्याकरण पे है। अब जैसे हमारे यहाँ आचार्य सत्यजीत जी रोजड़ गुजरात में पढ़ाते हैं, तो गुजरात में आचार्य सत्यजीत जी रोजड़ में पढ़ाते हैं, तो आचार्य जी का स्पेशल, ऐसा नहीं कि आचार्य जी व्याकरण नहीं जानते हो, व्याकरण के भी विद्वान हैं, लेकिन दर्शन पे आचार्य जी विलक्षण है। मतलब आपकी भाषा में कहूँ तो आउटस्टैंडिंग है वो। और इधर अजमेर में चलता है एक गुरुकुल, वहाँ भी दर्शनों पे अच्छा काम होता है। लाकरोड़ा एक जहाँ जगह है, स्वामी विवेकानंद परिव्राजक हैं, कभी आप उन्हें बुलाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। स्वामी विवेकानंद जी दर्शन पे बहुत अच्छा अधिकार उनका है, और जीव प्रकृति और परमात्मा पे उनका अधिकार बहुत अच्छा है उस थ्योरी को समझाने में। खुद भी मोक्ष की यात्रा पे हैं और अन्यों के लिए भी प्रयास करते हैं कि दूसरे भी उस मार्ग पर बढ़े, मुक्ति के मार्ग पर बढ़े। इसके अलावा ये आर्ष पाठ वालों की मैं भी बात कर रहा हूँ। तो एक आंध्र प्रदेश में निगम नीडम नाम से गुरुकुल है, आचार्य जी हैं उदयन जी, वो पढ़ाते हैं वहाँ। वहाँ भी व्याकरण पे बहुत अच्छा काम है, दर्शन पे भी बहुत अच्छा काम करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। बाकी बहुत सारे गुरुकुल हैं। कन्या गुरुकुल मैंने आपको एक दो बताए ही, लेकिन वो आर्ष पाठ के नहीं है, बीच के हैं। आर्ष पाठ का कन्या गुरुकुल कोई दिखता नहीं है। शायद स्वामी रामदेव जी ने उस पर कुछ काम करने का प्रयास किया था, पर मुझे उसकी बहुत जानकारी नहीं है कि वो कैसा रहा। पर मैंने एक बार उसके सामने से गुजरते हुए देखा, तो वहाँ कन्याओं को मैंने कटी वस्त्र बांधे हुए देखा था। अभी इस पॉडकास्ट के बाद जब तक हम इसे रिलीज़ करेंगे तब तक तो कुछ आपसे अगर लिस्ट मिल जाएगी या कुछ और, तो दर्शकों को थोड़ा सही रहेगा कि हाँ चलो कुछ बेसिक तो उनको पता है। वो डाटा मैं दे दूंगा आपको। तो वो हम संलग्न कर देंगे इस वीडियो में, तो वो उसको देखकर उनकी वेबसाइट अगर होगी या वहाँ जाकर पता कर सकते हैं, जानकारी जुटा सकते हैं कि किन विषयों की वहाँ पर शिक्षा मिल रही है। अभी ये जो बीच वाले हैं या फिर सीबीएसई है, तो इसमें बच्चों को मोबाइल वगैरह अलाउड रहता है क्या? नहीं। उत्तर मध्यमा तक तो मोबाइल का कोई लेना देना नहीं है, टीवी का भी लेना देना 12वीं तक। ठीक है। पूर्व मध्यमा मतलब 10वीं, और वो 2 वर्ष हो गए तो पूर्व मध्यमा प्रथम वर्ष, पूर्व मध्यमा द्वितीय वर्ष, 9वीं और 10वीं। उत्तर मध्यमा प्रथम वर्ष, उत्तर मध्यमा द्वितीय वर्ष, 11वीं और 12वीं हो गया। तो इनमें उत्तर मध्यमा तक तो बिल्कुल मोबाइल का कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। कई जगह तो शास्त्री की कक्षाओं में भी मोबाइल का कोई लेना देना नहीं होता, टीवी का भी लेना देना नहीं होता। टीवी कभी कभी होता है कि बच्चों को बहुत उत्साह लगा है तो उन्होंने आंदोलन कर दिया कि हम अमुक चलचित्र देखेंगे या हमारा मन कर रहा है, तो वो आचार्य की कृपा से वो देखने को मिल जाता है। टीवी ऐसा नहीं है कि संसाधन नहीं होता, संसाधन रहता है, लेकिन उससे दूर रखते हैं बच्चे को। तो ये सब मोबाइल की बीमारी वहाँ नहीं है। और मुझे तो लगता है कि दुनिया में प्लास्टिक जितना बड़ा जहर है, उससे बड़ा जहर ये मोबाइल है अब बच्चों के लिए। पूरी बच्चों की लाइफ बर्बाद करके रख दी इस मोबाइल ने, दिमाग खराब कर दिया है। दिमाग में कैसी कैसी चीज़ें आ गई हैं पता नहीं। मुझे तो ऐसा भी लगता है कि जैसे ये पुनीत रहता है तो ये कहता है कि वो इसका एआई काम कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कर रहा है। आप जो बोल रहे हो तो ये उसे सुन रहा है और सुन के वो चीज़ें आपको दिखा रहा है। पर मुझे तो कभी कभी लगता है जो मैं सोचता हूँ वो भी दिखा देता है। मैं एक दिन बैठ के सोच रहा था कि मुझे उनका देखना है, उनका एक वो उनका शायद 2 या 3 वीडियो ही हैं पूरे यूट्यूब पे। तो मैंने सोचा मुझे उनका देखना है। एक साधु थे, एक पौराणिक साधु थे, बहुत अच्छा बोला था उन्होंने इस विषय पे। और मैं मन में सोच रहा हूँ, किसी से बात नहीं की मैंने, किसी से बात नहीं की, और गजब की बात है 1 घंटे के अंदर मेरे सामने वो वीडियो आया, जबकि वो पिछले 2 साल से मेरे सामने वीडियो नहीं आया। अब ये कैसे हुआ, संयोग भी हो सकता है, पर कितना संयोग मेरे साथ कल हुआ। मैं इवेंट में था, अभी मध्य प्रदेश गया था। तो अभी इवेंट में क्या होता है, सुबह से लगातार कार्य होता है, बहुत से लोग मिलते हैं, तो मैं दोपहर तक एग्जॉस्ट हो गया और रूम पे आया, तुरंत फ्लाइट थी तो फ्लाइट से निकलना है। तो मैं बस इतना ही सोच रहा था कि बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गया, अब मैं थोड़ा यात्रा कम करूँगा। उतने में ही देखा, अपना चेक करने के लिए हाइपर क्वेस्ट, उतने में एक रील आई, उसमें लिखा था कि आज जिन चीज़ों के लिए मैं एग्जॉस्ट फील करता हूँ, कभी सोचता था ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले। मैं कहा कि इंस्टाग्राम मेरा दिमाग पढ़ रहा है क्या? मतलब उसको मैंने तुरंत सेव किया और मैंने पार्टनर को भी दिखाया, टीममेट को, कि देखिए किस स्तर पे आपसे अलाइंड हो रही है एआई और इंस्टाग्राम।
तो आप थोड़ा सा भी दो चीज़ देखेंगे, आपकी पूरी प्रोफाइल वही हो जाएगी और आपको लगेगा कि पूरे संसार में, यूनिवर्स में यही घटित हो रहा है और कुछ हो ही नहीं रहा है। तो ये तो बहुत ही प्रोग्रामिंग जो है ये बंधक बना रहा है बंधक मनुष्य बना को। रहा है। मतलब वो तकनीकी ने मनुष्य की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अपहरण कर लिया है। आपके पास अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो है वो अपहृत है, वो है ही नहीं। आचार्य जी, इससे पहले आगे बढ़े, एक कंसर्न और अभिभावकों को रहता है कि अगर मेरा बच्चा जैसे बोर्डिंग में जाता है या फिर विशेष कर ये संस्कृत बोर्ड जो है, और इसमें आपने बोला कि मारपीट भी वो संस्कृत में कर लेते हैं, क्योंकि मेरी भी टीम में कुछ लोग हैं संस्कृत बोर्ड से, तो बहुत अच्छी संस्कृत बोलते हैं। और तो ऐसे बच्चे जब नॉर्मल, अभी क्योंकि आप देख रहे हैं बहुत फास्ट पेस वर्ल्ड है, अगर आपको आजीविका चाहिए तो कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, बहुत से, ठीक है, बहुत से लोग सोचते हैं हम शिक्षक बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे, लेकिन अभी बहुआयामी समाज है, मेरे साथ ही काम कर रहे हैं तो मेरा भी एक उसी तरह का स्ट्रक्चर है। तो मैंने तो नहीं देखा लकीली मेरी टीम में कि कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स उनको फील हुआ हो। क्या ऐसा आप बच्चों के साथ रहते हैं तो क्या उनको समाज के दूसरे बच्चों से लेकर कुछ ऐसा हीन भावना या ऐसा लगता हो कि हम कट गए हैं? उल्टा होता है, जो आप सोच रहे हैं उससे उल्टा होता है। असल में हम एजुकेशन को 2 हिस्सों में बाँट सकते हैं, अच्छा। एकेडमिक एजुकेशन और लाइफ एजुकेशन। एकेडमिक एजुकेशन है कि आपने कितना एफडी कॉस थीटा रटा है, कितना आपने थीटा बीटा रटा है, कितने आपने कॉस थीटा और साइन थीटा रटे हैं, ये एकेडमिक एजुकेशन है। आप इसे संस्कृत में ले आइए, आपने कितना सतौ तेतम तौ तान रटा है, ये एकेडमिक एजुकेशन है। आप रट रहे हैं वृद्धि राधे चदई गुण इको गुण दीना धातु धातु के, ये एकेडमिक एजुकेशन है। लाइफ एजुकेशन अलग है। लाइफ एजुकेशन है कि आप भोजन कैसे करते हैं, भोजन करते हुए साथी के साथ आपका व्यवहार क्या है, आपका वितरक के साथ व्यवहार क्या है, आप भोजन बनाना जानते हैं कि नहीं जानते, भोजन बनाते हैं तो किस दृष्टि से बनाते हैं, उसमें आपकी शुचिता, आपकी पवित्रता क्या है, आपका शिक्षक के साथ क्या व्यवहार है, आपका अपने मित्र बंधुओं के, अपने अपने रूममेट के साथ क्या व्यवहार है, आपका खेलते हुए अपने जो साथी खिलाड़ी हैं उनके साथ क्या व्यवहार है, आप सड़क पे जाते हो तो यात्रियों के साथ आपका क्या व्यवहार है, अननोन लोगों के साथ आपका क्या व्यवहार है, आपका सेवक के साथ, सफाई कर्मचारी के साथ क्या व्यवहार है, आपका जड़ चीज़ों के साथ, अपने शौचालय के साथ क्या व्यवहार है, रसोई के साथ क्या व्यवहार है, अपने बिस्तर के साथ क्या व्यवहार है, ये लाइफ एजुकेशन है। अब ये बच्चे जो हॉस्टल में रहते हैं, इनकी लाइफ एजुकेशन बहुत उच्च स्तर पे चली जाती है क्योंकि इन्हें सब कुछ खुद करना पड़ता है। जो लेना है लड़कर मिलेगा, संघर्ष करके मिलेगा, माँ की तरह नहीं मिलेगा। इसे अन्यथा नहीं लेंगे, आपके दर्शक भी नहीं, आप भी नहीं। शब्द मैं थोड़े से प्रयोग कर सकता हूँ, समझाने के लिए मुझे लगता है मैं प्रयोग कर रहा हूँ। मेरी श्रद्धा बहुत ज़्यादा है, श्रद्धा में मेरी कहीं कमी नहीं है। हम अपने घरों में अपने बच्चों को लड्डू गोपाल बनाते हैं। जो स्कूल में बच्चा पढ़ता है, घर में रहता है, हम जैसे लड्डू गोपाल जी को हम पूजा करते हैं और उनके साथ जैसा व्यवहार करते हैं, वैसा हम उसके साथ करते हैं। सुबह जब बच्चा उठता है, अब देखिए गुरुकुल के जो बच्चा है, ये मैं कई बार कई जगह कह चुका हूँ, ये जी। उदाहरण मैं कई जगह दे चुका हूँ। हमारा बच्चा जो गुरुकुल में रहता है, शीत का समय है, सुबह यज्ञ होगा, तो उस समय अग्नि चाहिए, तो सबको अग्नि के पास जगह चाहिए, वहाँ लड़ाई होती है कि भाई मैं बैठूँगा यज्ञ पे आज। लेकिन गर्मियों में उल्टा हो जाएगा, पीछे वाली सीट के लिए झगड़ा होगा क्योंकि अब यज्ञ के पास कोई बैठना नहीं चाहता क्योंकि अग्नि उठ रही है, पसीने में नहा जाएगा। अब ये दोनों जगह ही लड़कर मिलेंगे, आपको पहले नहाना पड़ेगा, पहले तैयारी करनी पड़ेगी, भागना पड़ेगा, पहले काम निपटाने पड़ेंगे, बिना संघर्ष के नहीं। भोजनालय में आपको अपनी अपनी चिन्हित जगह जो है वो लड़के मिलेगी। शौचालय तो 15 हैं, बालक जो हैं 70 हैं, तो आसानी से तो नहीं मिलेगी जगह। कुछ भी आपको करना है बिना संघर्ष के नहीं मिलेगा। वहाँ हर चीज़ में संघर्ष है, हर चीज़ में लड़ाई है। आपको सीखना है कि संसार में संघर्ष क्या है और उस संघर्ष को कैसे मुझे हराना है, उस संघर्ष में जीतना कैसे है मुझे, उसमें मुझे प्रथम कैसे आना है। अच्छा, द्वितीय आए तो हार गए, यहाँ अंतिम आना हारना नहीं है, द्वितीय आना हारना है। आप दूसरे नंबर पर आए तो आप हार गए, कि पहले वाले से आप हार गए। तो वो लाइफ एजुकेशन के संघर्ष को बहुत अच्छे से सीखता है, वो लाइफ को बहुत अच्छे से सीखता है, वो जीवन को बहुत अच्छे से सीखता है। उसे पता है कि तुझे आचार्य के साथ क्या बर्ताव करने से क्या मिलेगा। एक उदाहरण है अष्टापति गौहु आलम्भनीया। सायण ने तो, आचार्य सायण ने जो इसका अर्थ किया है, अब शिवांशु दुबे जी नाराज हो जाएंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो वहाँ सायण जी ने कहा कि अष्टापति गौहु आलम्भनीया, कि 8 पैरों वाली गाय की काटकर हवन में बलि देने से यजमान स्वर्ग को जाएगा। वहीं स्वामी दयानंद ने इसका अर्थ किया है 8 आभूषणों से युक्त वाणी को बोलने पर जीवन में स्वर्ग उत्पन्न हो जाएगा, सुख उत्पन्न हो जाएगा। तो वो सीखता है वाणी के ये 8 आभूषण, वो सीखता है आचार्य के साथ कैसे बात करनी है,
मित्र के साथ कैसे बात करनी है, जिससे मित्रता नहीं है पर शत्रुता भी नहीं है, उससे कैसे बात करनी है। मेरी माँ आई है, क्या कैसा व्यवहार मुझे सारे बच्चों के सामने माँ के साथ करना है और माँ के सामने बच्चों के साथ करना है। दूसरे की माँ आई है तो उसके सामने कैसा व्यवहार करना है। बहुत सारी चीजें सीखते हैं। अब शुरू में बच्चे आते हैं तो गुरुकुल में, सब हॉस्टल में एक काला जादू होता है। ताले के अंदर बंद संदूक से बेसन के लड्डू गायब हो जाते हैं, घी गायब हो जाता है। अब धीरे धीरे इसमें उत्तरोत्तर सुधार होता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, मैच्योर होता है, वो सीखता है, ये बुरी बात है, छोड़ता है उसे, तो वो सब सीखता है। लाइफ एजुकेशन के मामले में ये उसकी तुलना में कहीं मजबूत है जो घर में पल रहा है। घर में पलने वाले बच्चे का पालन पोषण कैसे होता है? सुबह बच्चा उठेगा, उसकी स्कूल बस आएगी 7:30 बजे। 7 बजे बमुश्किल माँ जो है 20 चुम्मियां लेके उसे जगाएगी, फिर जाके उसे धोएगी बाथरूम में। नहाया तो खुद से जाता है ना, तो माँ धोएगी, फिर उसे कपड़े पहनाएगी, वो कंठ लंगोट बांधेगी, टाई बांधेगी, तैयार करेगी। उसके गले में एक खाना, एक डब्बा पानी का, एक बैग उसके गले में अच्छा खासा जोकर बन जाएगा, लाल पीले नीले कपड़े। और फिर माँ इसे उठा के, कि खुद कुछ भी नहीं कर रहा है, माँ ने इसमें ब्रेकफास्ट रखा जल्दी जल्दी से, जो भी इसका अंदर बॉक्स है उसमें ब्रेकफास्ट भर दिया, जितना भरना था, जितना डब्बे में रखना था डब्बे में रख दिया। फिर माँ इस लड्डू गोपाल को उठा के बस के कंडक्टर को देती है, कंडक्टर पकड़ के इसे सीट पे रख देता है। लड्डू गोपाल विद्यालय पहुंच गया। कंडक्टर उतारता है और स्कूल की आया को देता है, आया पकड़ के टीचर को देती है, टीचर इसे सीट पे रख देती है। 4 घंटे इसमें कुछ भरती है, डाटा इन्फॉर्मेशन जो भी भरना है वो भर के वापस क्रम शुरू होता है। टीचर आया को, आया कंडक्टर को, कंडक्टर स्कूल बस में, स्कूल बस माँ को देती है और माँ 20 चुम्मियों के साथ इसे रिसीव करती है, भीतर ले जाकर अनपैक करती है, फिर दूसरे कैजुअल ड्रेस इसे पहनाती है, इसके भीतर फिर कुछ भरती है खाने पीने का, इसे सुला देती है और बैठ के इसका होमवर्क पूरा करती है। और रात में इसी तरह लड़ते झगड़ते, मोबाइल पे गेम देखते, और एक मोटा हाथी घूमने चला, मुझे भी याद हो गया है तो पेपा पिग, पता नहीं क्या क्या और वो चलता है। देख के सो जाता है और सुबह फिर वही दिनचर्या शुरू होती है। तो इसके लाइफ एजुकेशन में और उसकी लाइफ एजुकेशन में जमीन आसमान का अंतर है। वो सुबह 4 बजे उठता है, ठंडे पानी में, जनवरी के महीने में उसे पानी के नीचे से जबरन खींच के निकालना पड़ता है। नालायक, यज्ञ भी करना है, निकल जा। उससे ठंड नहीं लगती उस पानी में, जो हड्डियां कपा दे उस पानी में से ठंड नहीं लगती है। वो उठ रहा है कि माँ की चुम्मियों के साथ उठ रहा है। ये 4 बजे उठ के 3:40 पे तो बिस्तर छोड़ देना भाई साहब को, शौच आदि से निवृत्त हो जाना है 4 बजे तक। 4 बजे तो ग्राउंड में पहुंच जाना है, व्यायाम करना है। व्यायाम करने के बाद 4:30 बजे तक उसे उस जनवरी और ठंड के महीने में जब धुंध में हाथ को हाथ दिखाई नहीं दे रहा है, वो पहाड़ी क्षेत्र या हरिद्वार ऋषिकेश जैसे क्षेत्र होते हैं, वहां जो बच्चे रहते हैं, वो कैसे जाता है और वो नहाता उस भयंकर ठंडे पानी में जो टैंक में ऊपर स्टोर है या अभी नल से निकल रहा है या नदी में जाके नहा रहा है, और वहां से निकल के, तो ये संघर्ष वो संघर्ष, जमीन आसमान का अंतर है। तो ये बच्चा जब समाज में जाता है तो समाज को अपने से हीन पाता है, तो इसमें सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, इन्फीरियरिटी नहीं होता। ये समाज को देखता है कि समाज ये तो क्या है, कुछ नहीं जानते, ये बहुत कम जानते हैं। वो अपना सारा काम खुद करता है। उसे अपना सुबह पता है कि मुझे अपना बिस्तर लगाना है, उसे पता है मुझे अपनी चीजें संभालनी है, बड़े कपड़े धोने हैं, अपने भोजन का प्रबंध करना है, उसे सब कुछ खुद करना है, उसे आदत है। वो मिलिट्री अनुशासन की तरह अनुशासित है, वो पूरा डिसिप्लिन है, तो उसे हीन भावना तो बिल्कुल महसूस नहीं होती। ये तो एकदम पक्की बात है। अब दूसरी चीज जो होती है, जो आप कहते हैं कि समाज की बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बच्चा समाज की चीजें नहीं सीख सकता, वो गुरुकुल के अंदर उस 4 दीवारी में बंद है, उस कैंपस में बंद है, तो वो समाज में नहीं सीखता। जैसे अब मेट्रो में सफर कैसे करना है, तो वहां कैसे उंगली लगाने से कौन दरवाजा खुलता है, लिफ्ट कैसे चलेगी, या आजकल के जो बहुत सारी डिजिटल नौटंकी शुरू हो गई है, तो ये कैसे मैं वो करूंगा। तो इसे आप भूल जाइए। व्यवहार सीखना तो यूं होता है, आदमी जाता है 4 दिन में सीख जाता है। जो बच्चा जिस टेक्नोलॉजी में पैदा होता है उस टेक्नोलॉजी को सिखाने की जरूरत नहीं हो, तो खुद सीख जाता है। आपके घरों में जो छोटे बच्चे होते हैं वो आपसे बढ़िया मोबाइल चलाना जानते हैं, आपने उन्हें सिखाया नहीं है। तो ये भी बच्चा जब जाएगा उसमें, तो वो बहुत अच्छे से उन सारी चीजों को जानता है। ये बच्चे मेरे साथ रहते हैं, मैं इनसे बहुत चीजों में ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, लेकिन ये मुझे उस टेक्नोलॉजी को मुझे आता ही नहीं। भाई मुझे बता दे, ये क्या होगा, ये कैसे होगा, तू कर दे, ये कर दे। पेमेंट नहीं कर सकता मैं, ऑनलाइन चीजें नहीं खरीद सकता मैं, इनसे करवाऊं, तो 6 साल का बच्चा यूं ऑनलाइन पेमेंट करके आपको देगा। व्यवहार सीखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। जैसे समाज में आता है 1 साल के भीतर वो संसार के सारे व्यवहार को सीख जाता है। इसलिए कोई उल्टा रहता है, ये हमेशा आत्मविश्वास से भरा रहता है, हमेशा।
क्योंकि ये किसी पे आश्रित तो है ही नहीं, इसके तो यार बड़ी नहीं है ना, ये इसे पता है कि सब कुछ अपने आप करना है, बड़ी कुछ नहीं करेगा, बड़ी छोटी सब यूं ही रह जाएंगे, मुझे जो करना है स्वयं करना है, मेरा मार्ग मुझे तय करना है, तो ये इन्फीरियर कभी होते नहीं। होता नहीं। एक छोटा उदाहरण देता हूँ, आपकी बात बीच में रोक रहा हूँ, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। एक छोटा उदाहरण देता हूँ। हमारा एक बच्चा है, अभी नेशनल कैंप में उसका सिलेक्शन हुआ बॉक्सिंग में, तो नेशनल कैंप में जाएगा 40 दिन के लिए। अभी यश नाम है उसका। आपका इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर में। मुजफ्फरनगर प्रॉपर मुजफ्फरनगर में है। क्या नाम है? पाणिनि आर्ष विद्याकुलम। पाणिनि आर्ष विद्याकुलम। तो अब ये बच्चा जो है वो बॉक्सिंग खेलता है। अब बॉक्सिंग खेलता है तो बांधता तो कटी वस्त्र ही है ना, ऊपर नंगा रहता है, नीचे कटी वस्त्र बांधता है। तो बॉक्सिंग खेलते हुए वो निक्कर बनियान जो सब पहनते हैं वो पहनता है। तो अब ये बॉक्सिंग के लिए एक जगह गया था, मैं शहर का नाम नहीं लूंगा, नहीं तो खामखा लोगों को लज्जा लगती है। तो वो वहां गया खेलने के लिए। अब जब ये गया महाराज कटी वस्त्र में और उत्तरीय में, अब ये 6 बालक थे जो हमारे बॉक्सर्स थे, ये वहां पहुंचे। अब जो आए हैं आधुनिक विद्यालयों से, वो तो जीन्स वीन्स और वो सब वेश अलग होता है, तो वो इन्हें देख के हंसे ही हंसे कि भाई ये बेचारे पंडित जी कहाँ फंस गए यहाँ पे। तो शाम को खाना हुआ तो वो खाने में नॉन वेज वगैरह सब था। हमारे बच्चों ने तो मना कर दिया, हम तो नहीं खाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, वेज भी बना है, अलग बना है। बोले हम तो इस भोजनालय में नहीं घुसेंगे, तुम खाने की बात कर रहे हो, क्या वेज बचा? वही फ्यूम्स दोनों के एक दूसरे में जा आ रहे हैं, तो क्या वेज बच गया, हम नहीं खाएंगे। तो फिर किसी के घर फोन करके वहां से भोजन बनाए, 3 दिन तक वहीं से भोजन आया। उसके बाद वो बच्चे हमारे लड़ने के लिए खड़े हुए, तो वो वहां फाइट हुई। तो मेरे ख्याल से 4 या 5 फाइट थी जो नॉकआउट थी, मतलब यश किसी फाइट में फाइट चल ही नहीं पाई। मुश्किल से 40 सेकंड, 50 सेकंड, 1 मिनट, 1.5 मिनट, 1 बाउट, 2 बाउट और फाइट खत्म। वो लड़कों में दम ही नहीं था। अब ये यश जो है वो रस्सियों के पास आके उनसे बोला, अरे भाई हंसो, कल हंस तो रहे थे जब संध्या कर रहे थे हम, अब हंसो यार। तो ये कॉन्फिडेंस होने के कारण ऐसा कर रहा है। और एक और कॉन्फिडेंस आपको बताऊं कि हमारे यहाँ एक क्लब है, ऐसे जो से लोग बना लेते हैं क्लब। तो उन्होंने बच्चों का कोई प्रोग्राम आयोजित किया विद्यालय में, हमारे गुरुकुल में। तो वो लेके आए, तो वो बच्चों से पूछते हुए जा रहे थे, हाँ भाई बड़ा होके क्या बनेगा? तो उसने कहा डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, साइंटिस्ट बनूंगा, सब बताते जा रहे थे। तो उन्हीं में फिर गुरुकुल के बच्चे शुरू होने थे। तो पहला ही बच्चा जो था, उससे उन्होंने पूछा कि हाँ भाई बड़े होके क्या बनोगे? बोले प्रधानमंत्री बनूंगा। तो सीधा प्रधानमंत्री बनेगा? बोले जी प्रधानमंत्री सीधा ही बना जाता है, इसके कई स्टेप तो होते नहीं है। पुरुषार्थ करने में डॉक्टर बन के, इंजीनियर बन के फिर प्रधानमंत्री बनूंगा ऐसा नहीं है, सीधा प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। बोले लेकिन ये सब, बोले ये सब मेरे ही अंतर्गत काम करेंगे उस समय। अब ये बिना कॉन्फिडेंस के नहीं बोल सकता बच्चा। और वो अच्छे से जानता है कि ताकत कहाँ केंद्रित है। वो जानता है कि सत्ता ताकत को रखती है और उसमें केंद्रीय धुरी क्या है, वो अच्छे से इस चीज को जानता है। वो बचपन से सीखता है। वो न केवल अपना काम करना सीखता है, वो शासन करना सीखता है। अब हमारे यहाँ पढ़ाने का पैटर्न क्या है? आचार्य जी ने पढ़ा दिया 4 छात्रों को जो सबसे बड़े हैं। अब बाकी बच्चों को आचार्य जी नहीं पढ़ाएंगे, उन्हें 4 छात्रों को अपने से नीचे वालों को ये पढ़ाएंगे, 20 छात्रों को ये पढ़ा रहे हैं। वो 20 छात्र अपने से नीचे जो 35 छात्र हैं उन्हें पढ़ा रहे हैं। वो 35 छात्र अपने से नीचे जो 70 छात्र हैं उन्हें पढ़ा रहे हैं। यानी जिसने वर्णोच्चारण शिक्षा पढ़ ली, अब ये प्रथमावृत्ति में है, ये वर्णोच्चारण शिक्षा के छात्रों को पढ़ा रहा है। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मां प्रमदितव्यम। स्वाध्याय 50% काम है, बाकी का 50% प्रवचन है। जब तक पढ़ाएगा नहीं तब तक विद्या स्थिर नहीं होगी। स्वाध्याय आगम काल है, स्थिर होने का काल है जब प्रवचन करेगा। इसलिए छात्र जितना पढ़ता उतना पढ़ाता है। जब वो 10वीं कक्षा में पहुंचता है तब तक वो पहली कक्षा के पाठ्यक्रम को 1 बार पढ़ चुका और 9 बार पढ़ा चुका। अब इससे चूक होने वाली है क्या? ये गलती करेगा कि कहाँ गलती है या नहीं? यहां 33% पे पास होता है, मतलब जो 67% फेल है वो पास है, यही है। वहां 99% पे फेल होता है। अब 100% पास हो तभी पास हो। तो यहां इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का कोई मतलब नहीं है, वो नहीं होता। आचार्य जी, अब आयु पर हम आते हैं थोड़ा, क्योंकि पेरेंट्स को अब ये होगा कि हम अपने बच्चे को किस आयु में डाल सकते हैं। तो जो मुझे लग रहा है जो नॉर्मल सीबीएसई बोर्डिंग है या बोर्ड की है, तो इसमें आयु क्या है कि स्टार्ट कर सकते हैं? हमारे यहाँ जो पैटर्न है वो पैटर्न ये है। आजकल तो क्या है कि प्ले क्लासेस और नर्सरी क्लासेस ये स्कूल में चल पड़ा है। 2.5 साल 3 साल का बच्चा चला जाता है स्कूल में। लेकिन हमारी शिक्षा का पैटर्न जो है उसमें प्रथम गुरु माँ है। तो पहले 5 वर्ष तक माँ पढ़ाए,
दूसरे 5 वर्ष तक पिता पढ़ाए, ये हमारे शास्त्र का पैटर्न है। अच्छा। तो पहले 5 वर्ष जब माँ पढ़ा रही है, तो माँ क्या है, अभी उस मिट्टी के लोंदे को तैयार कर रही है, जो मिट्टी का लोंदा घड़े का रूप लेगा। तो वो मिट्टी के साथ बहुत प्रेम से व्यवहार करती है। तो यहाँ तो शास्त्र कहता है कि बालक के साथ कटु स्वर में भी नहीं बोलना, उसके सामने अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना, उसे मारना, पीटना, ताड़ना देना तो बहुत दूर है, उसके सामने कभी उच्च स्वर में भी नहीं बोलना, क्योंकि माँ भी उसे उस मिट्टी के रूप में बना रही है, जो मिट्टी आकार लेगी। 5 साल के बाद अब मिट्टी को सौंप देगी बनाकर तैयार करके पिता को। पिता थोड़ी कठोरता बरतेगा। अब उसे गूंथेगा अच्छे से, मिट्टी को ठोकेगा, पीटेगा और प्रेम से। ये भी बहुत कठोरता नहीं बरतते, मारना पीटना सब नहीं होता है। 10 वर्ष तक माता पिता ने पढ़ाया, इसे वर्णोच्चारण शिक्षा दे दी। वर्ण कैसे बोलना है, कहाँ से बोलना है, कंठीय वर्ण कौन से, कहाँ से, कैसे, तालु का कौन सा है, अब सकार है तो दंते सकार कौन सा है, तालव्य सकार कौन सा है, मूर्धन्य सकार कौन सा है, वो सिखाएगा। अब सिखाने के बाद क्या होता है कि अब बच्चा जो है घड़े का उस पे चाक पे चढ़ाया गया था, और वो घड़े का शेप पिता जो दे रहा था, घड़े का शेप उसे आ गया है। अब आने के बाद अंतिम समय में पिता उसे उतार लेता है थोड़ा सुखाने के बाद, और फिर उसे बाहर से पीटता है, अंदर एक कोमल कपड़ा रखता है, पीटता जाता है ताकि घड़ा मजबूत हो जाए। मजबूत होने के बाद अब ये चाक पे जब था ना, तो पिता एक भयंकर निर्णय लेता है। एक धागा लेता है और धागे से इसे काट देता है बुरी तरह। ये डरता नहीं है इसे काटते हुए, काट के और इसे अग्नि में डाल देता है। अग्नि में अब ये पकेगा, पकने के बाद तैयार होगा, वो अग्नि गुरुकुल है। तो 10 वर्ष की आयु में बच्चे को गुरुकुल में डाल देते हैं। वहाँ अग्नि में तपना है, वहाँ तो अग्नि अग्नि है, कुछ और है नहीं। वहाँ कठोरता भी होगी, पिटाई भी होगी, सब तरह का आपको सब कुछ, लाइफ एजुकेशन का संघर्ष है, मैंने बताया, सब कुछ आपको झेलना पड़ेगा, वो झेलना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो सामान्यतः गुरुकुल में भेजने की उम्र जो होती है वो 9-10 साल की होती है, 9, 10, पारंपरिक 11। में कि सब में? मतलब पारंपरिक में तो यही होती है। अच्छा। पारंपरिक गुरुकुल जो है उनमें तो यही होती है, जो संस्कृत बोर्ड वाले उनमें भी यही होती है। अच्छा। और जो आजकल कुछ लोगों ने जो बोर्डिंग स्कूल वाले गुरुकुल हैं उनमें कुछ बहुत छोटे बच्चों को लेना शुरू कर दिया, वहाँ आया रखना शुरू कर दिया, लेकिन मैं उसे ठीक नहीं मानता। ठीक इसलिए नहीं मानता हूँ कि वो जो माता-पिता वाली शिक्षा है उससे बालक वंचित रह जाएगा। वो बहुत ज़रूरी है, वो मिलनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है, बच्चे को गुरुकुल में तब भेजो जब वो अपने हक के लिए लड़ने के लिए तैयार हो, वो अपने अधिकार को समझता हो। अब मान लीजिए कोई अत्याचार हो रहा है, कोई बड़ा छात्र उसके साथ कुछ शोषण कर रहा है, उसका सामान छीन रहा है, खा रहा है, उसके कपड़े छीन रहा है, तो कम से कम शोर मचा सके, रिटेलिएट कर सके, अपने आचार्य को जाके शिकायत कर सके, जो डर के चुप न रह जाए, कम से कम इतना बड़ा हो। कई बार होता है कुछ गंदे लोग कर्मचारी होते हैं, वो आ जाते हैं, यौन शोषण तक की स्थितियाँ भी बन सकती हैं। तो आपका बच्चा अगर मजबूत ही नहीं होगा, ताकतवर ही नहीं होगा, तो उसे 9-10 साल का होने दीजिए, उसे थोड़ा मजबूत होने दीजिए, उसमें थोड़ा बल भरने दीजिए। बहुत छोटे बच्चों को न भेजिए, ऐसी मेरी सलाह है। बाकी आजकल ऐसे जो बोर्डिंग स्कूल वाले गुरुकुल हैं वो खुल गए हैं, जिनमें बहुत छोटे बच्चों को ले रहे हैं। पर मैं उससे सहमत नहीं हूँ। तो जब बच्चा 10-11 साल का है और ये संस्कृत बोर्ड वाले बोर्डिंग स्कूल या गुरुकुल में आता है, हाँ। तो किस कक्षा से? 5वीं 6ठी। अच्छा, 5वीं में एडमिशन हो जाता है? हाँ, हाँ। तो उसके लिए कुछ पेपर होता तो है? वो घर से जो नॉर्मल एजुकेशन है, प्राथमिक शिक्षा, वो तो आप लेके आए हैं ना, चौथी का सर्टिफिकेट लेके आएंगे, 5वीं का सर्टिफिकेट लेके आएंगे। तो उसके लिए वो स्कूल करना पड़ेगा? हाँ, वो करना पड़ेगा, वर्णोच्चारण शिक्षा ही तो है। अब या तो आप दे दो, माता पिता दे दो, नोटरी का सर्टिफिकेट बना के जमा कर दो। कोर्ट से नोटरी का सर्टिफिकेट बन सकता है 7वीं 8वीं तक का, कि हमने अपने बच्चे को अपने घर पे रह के शिक्षा दी है, और इसकी हमने ये परीक्षा ली है, इस परीक्षा को हमने इन प्रामाणिक अध्यापक से चेक कराया है, ये इतने नंबर हैं इसके, ये पास हो गया है, वर्णोच्चारण शिक्षा को अच्छे से जानता है, प्राथमिक गणित को जानता है, प्राथमिक अंग्रेजी हिंदी को जानता है, ये सब जानता है। नोटरी का सर्टिफिकेट बनवा दीजिए घर से, अगर घर में ही। लेकिन माता पिता कौन पढ़ाता है? अब समस्या तो ये है, माता पिता तो हाथ में एक मोटा हाथी घूमने चला देके और अपने काम में लग जाते हैं। इसीलिए वो प्राइमरी एजुकेशन आप किसी ऐसे स्कूल से, जो मॉन्टेसरी स्कूल हैं या प्ले स्कूल्स हैं, उनमें दिला सकते हैं। 4ठी 5वीं तक की शिक्षा वहाँ दिलाइए और 6ठी कक्षा में बच्चे को गुरुकुल भेजिए। तो आयु पर हमने डिस्कशन कर लिया। अगर हमें जैसे दर्शक देख रहे हैं और उन्हें खुद से डिसीज़न लेना है, ठीक है, उन्होंने घर पे पढ़ा लिया, नहीं तो फिर किसी संस्थान से पढ़ा लिया 4ठी 5वीं तक, और फिर 6ठी में एडमिशन होता है संस्कृत बोर्ड में, तो अगर उनको चुनना है गुरुकुल बीच में ही, अगर उनको, तो क्या
क्या पैमाने वो देखें कि ये अच्छा है या ये अच्छा है? क्योंकि देखिए जो पारंपरिक है उनमें तो एक स्पेशलिटी है कि हाँ भाई इस विषय के लिए विद्वान जाएगा विद्वान और माता पिता अपने बच्चे को वहां वो वहीं भेजेंगे। भेजेगा। लेकिन अगर संस्कृत बोर्ड के ऐसे गुरुकुल हैं तो किन पैमानों पर चेक करना चाहिए? जैसे आजकल जो मॉडर्न स्कूल्स हैं उनकी तो वेबसाइट है, फिर उसमें 50 चीज़ें हैं, एलुमनाई है कि हाँ ये है इनका ऐसा ऐसा ये कराते हैं, यहाँ एक्सपेरिमेंट कराते हैं, इनके स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है ये। लेकिन अगर संस्कृत बोर्ड के गुरुकुल को थोड़ा उनको जज करना हो कि अच्छा है कि नहीं है। अच्छा, ये सब चीजें हमारे यहाँ हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि आप दिल्ली से लेके देहरादून चले जाइए, दिल्ली से लेके आप हरिद्वार ऋषिकेश चले जाइए। ये मतलब मैंने एक छोटा सा रास्ता ले लिया 200-250 किलोमीटर का। इस 200-250 किलोमीटर के इलाके में ऐसे कितने पब्लिक स्कूल हैं, ऐसे कितने कॉन्वेंट स्कूल हैं, ऐसे कितने गवर्नमेंट स्कूल हैं जो नॉर्मल मैकाले एजुकेशन देते हैं और उनके बच्चे ओलंपिक में खेल रहे हैं। लेकिन हमारा एक गुरुकुल पड़ता है इस 200-250 किलोमीटर के रास्ते पे, प्रभात आश्रम भोलाझाल के नाम से, मेरठ में पड़ता है। स्वामी विवेकानंद जी वहाँ के जो हैं इस समय अधिष्ठाता भी हैं, पढ़ाते भी हैं। स्वामी समर्पणानंद जी इससे पहले वहाँ पे थे, वो अब नहीं हैं, उनका देह पूरा हो गया। स्वामी विवेकानंद जी पढ़ाते। मैंने आचार्य वाचस्पति मिश्र जी का आपसे जिक्र किया था, वो यहीं के स्नातक हैं। वहाँ पूरा संस्कृत में वातावरण है और वहाँ के बच्चे एशियाड, कॉमनवेल्थ, ओलंपिक वहाँ खेल रहे हैं, आर्चरी में, तीरंदाजी में। क्या है कि बचपन से बच्चे ने धनुष संभाल लिया है। अब बड़ा होते होते वो धनुष में इतना निपुण हो गया है कि अब कुछ रहा ही नहीं, सीधा जाता है, बीच में कोई कंपटीशन है ही नहीं। तो ऐसा नहीं है कि हमारे बच्चे को ये पैरामीटर्स नहीं आप देख सकते, ये पैरामीटर्स भी आप देख सकते हो। लेकिन पैरामीटर अगर जैसे, क्योंकि आप बीच वाले गुरुकुल में आप भेजना चाहते हैं संस्कृत बोर्ड वाले में, तो उसमें आपका जो मंशा है, जो दिखती है, वो मंशा ये है कि मेरा बच्चा कामयाब हो, प्रोफेसर हो जाए या वो किसी राजनयिक उसमें चला जाए, क्षेत्र में चला जाए, वहाँ जाके अच्छी बड़ी नौकरी, अच्छा अधिकारी हो किसी भी विभाग में, अर्थ के विभाग में, शासन के विभाग में, वो चाहे लेजिस्लेचर में जाए, एडमिनिस्ट्रेशन में जाए या जुडिशरी में जाए, तो वहाँ जाके वो अच्छा खासा अधिकारी हो, बड़ा आदमी हो, ये आप चाहते हैं। तो बस यही देखना है कि वहाँ की एजुकेशन जो है, जो एकेडमिक एजुकेशन है, वो ठीक है या नहीं है। तो कुछ एक गुरुकुल हैं जो अच्छे गुरुकुल हैं यहाँ, जैसे इसी रास्ते पे मैं आपको 2-3 गुरुकुल बता सकता हूँ भाई। एक गुरुकुल ये प्रभात आश्रम भोलाझाल वाला हो गया जो मैंने बताया आपको, है संस्कृत, प्योर संस्कृत है, ये सब अच्छे से समझेंगे। यहाँ से बहुत सारे प्रोफेसर्स हैं, मेरे बहुत अच्छे मित्र भी हैं, चारों तरफ फैले हुए, पूरे देश की यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर हैं। शायद ही कोई यूनिवर्सिटी होगी जहाँ प्रोफेसर्स ना हो, भरे पड़े हैं इनके स्नातक। हमारा भी गुरुकुल है, हमारा गुरुकुल इनकी तुलना में बहुत नया गुरुकुल है, नवीन गुरुकुल है। और ऊपर चले जाइए तो देहरादून में एक पोंधा गुरुकुल नाम से हमारा गुरुकुल है, आचार्य धनंजय जी, स्वामी प्रणवानंद जी हैं, बहुत विद्वान आदमी है, पहले प्रोफेसर रहे हैं, अब सन्यासी हैं। उन 6-7 गुरुकुल खोले हैं, मुझे कोई 13-14 बता रहे थे, लेकिन जो चलते दिखते हैं उनमें 7 गुरुकुल तो बहुत अच्छे दिख ही रहे हैं। बाकी उनका होगा वो, उसकी मुझे जानकारी नहीं है। पौंधा गुरुकुल बहुत अच्छा गुरुकुल है। दिल्ली में ही आपके कई गुरुकुल हैं, गौतम नगर गुरुकुल है, या कई सारे गुरुकुल दिल्ली में भी हैं जो दिल्ली में भी चलते हैं। स्थान छोटा हो सकता है उनके पास, लेकिन पढ़ाते अच्छा है। जैसे बहुत ढेर सारे दर्शक होंगे जो हो सकता है वो भारत के इस भाग से ना हो, मध्य भाग से हो या दक्षिण भारत से हो, तो उनको क्या किन पैमानों पे देखना चाहिए कि अच्छा ठीक है मेरे पास ये 4-5 गुरुकुल की लिस्ट है या 10, तो मैं किस में जाऊं? क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन ये भी मैं पूछना चाहूँगा कि संस्कृत बोर्ड में जो आचार्य आते हैं वो किस योग्यता से उनको सेलेक्ट किया जाता है? क्या ये भी मतलब गुरुकुलों में अंतर होता है या फिर सभी गुरुकुल सही होते हैं, उत्कृष्ट होते हैं? अच्छा, मेरा इस पे आपसे एक प्रति प्रश्न है। आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, आपका बच्चा उसे मान लीजिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाना चाहते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ाना चाहते हैं, तो आप क्या सोचेंगे कि कहाँ भेजूं? तो फिर वही होता है आप कि अब ये देखेंगे कि एकेडमिक एजुकेशन हाँ। इस वाले पर्टिकुलर चीज का एकेडमिक एजुकेशन किस इंस्टीट्यूशन में ऊंचा है। तो हमारा भी यही है, क्योंकि वहाँ स्पेशलाइजेशन जो है संस्कृत का है, तो संस्कृत का कहाँ स्तर ऊंचा है यही देखना पड़ेगा। दूसरी चीज एक और मैं ये कहूँगा कि वो जो आप कह रहे हैं कि आचार्य किस आधार पे आते हैं, वहाँ आचार्यों को सेलेक्ट करने का क्या तरीका, कोई क्राइटेरिया आचार्य है ये नहीं, छात्र ही तो पढ़ा रहे हैं। वरिष्ठ छात्र अपने कनिष्ठों को पढ़ा रहे हैं, समझ रहे हैं ना, वही तो छात्र पढ़ा रहे हैं। अब जो शास्त्री के छात्र हैं वो उत्तर मध्यमा वालों को पढ़ा रहे हैं, जो उत्तर मध्यमा के छात्र हैं पूर्व मध्यमा को पढ़ा रहे हैं, पूर्व मध्यमा के छात्र वो प्राथमिक के छात्रों को पढ़ा रहे हैं। तो कम से कम 5-6 आचार्य होंगे। 5-6 आचार्य वो तपस्वी होते हैं, वो अपना जीवन दे चुके होते हैं इसे,
अधिकांश के परिवार नहीं होते, कुछ के परिवार होते हैं तो वहीं रहते हैं, अपनी पत्नी बच्चों के साथ वहीं रहते हैं। उन्हें जीवन में कोई लालच नहीं है, लालसा नहीं है, वो पूरी त्याग और तपस्या से अपना जीवन समर्पित करके वहाँ पढ़ाते हैं और यही उनकी योग्यता है, यही उनकी विलक्षणता है। और आचार्य जी, ये जो हम सुनते हैं कि भारत में गुरुकुल बनाना बहुत टफ है, और संविधान मतलब जैसे एक तो माइनॉरिटी के लिए है कि मदरसे बन जाते हैं या और भी इंस्टीट्यूट बन जाते हैं, पर तो क्या आप इस फील्ड में हैं, तो क्या आपको क्या चुनौतियां हैं? सच में ऐसा है कि गुरुकुल बनाना बहुत डिफिकल्ट? नहीं, ऐसा तो है नहीं, लेकिन ये है कि सरकारी सहायता जो है वो अधिकांश सरकारी और सामाजिक सहायता मदरसे आदि को अधिक होती है। एक तो ये है कि मुसलमान का जो डेडिकेशन है वो बहुत ज़्यादा है अपनी शिक्षा के प्रति, मदरसे के प्रति। वो साइंटिस्ट भी होगा तो वो मदरसे की शिक्षा, मदारिस होना ज़रूर चाहेगा, एक बार तालिब ज़रूर बनना चाहेगा। वो बिना तालिबान बने, बिना तालिब बने, तालिब मतलब स्टूडेंट, वो बिना स्टूडेंट बने मदरसे का अपने आप को मुकम्मल नहीं मानता। इसलिए उनका डेडिकेशन, तो वो अपना छठवां हिस्सा, आपने देखा होगा कि कोई उत्सव हो ना उनके यहाँ तो वो घोषणा करते हैं। घोषणा में मतलब जो आदमी रिक्शा चला रहा है बेचारा गरीब आदमी, वो भी अपना पैसा ले जाके मदरसे के लिए मस्जिद में दान देता है। और वो घोषणा करते हैं मुल्ला जी ऊपर से चढ़ के कि शब्बीर मियाँ की मुर्गी ने 3 अंडे दिए हैं, वो 2 अंडे जो है यहाँ अता फरमाते हैं। तो मतलब इस स्तर पे वो लोग दान करते हैं। हमारे यहाँ क्या है, दान का थोड़ा, एक तो समाज का जो भाव है वो डर का भाव है। हम उन जगहों पे देना चाहते हैं जहाँ से हमारी लौकिक इच्छाएं पूरी हो जाएं। 1 लाख पैसा देगा तो 10 लाख मेरी लॉटरी लग जाए, ROI इसलिए देखते हैं। हम बेसिकली क्या है, हम क्या कहें इसे, सौदेबाजी है। भगवान के साथ बैठ के सौदेबाजी कर रहे हैं। तो हम अपने शिक्षा संस्थानों में दान दें, विद्या के संस्थानों में दान दें तो उनकी उन्नति होगी, तभी सब तरह के आध्यात्म की उन्नति होगी। जो भी आप आध्यात्म बनाना चाहते हैं, वो आध्यात्म की उन्नति तभी होगी जब इन शैक्षणिक संस्थानों की उन्नति होगी। तो समाज की दान देने की प्रवृत्ति कम और सरकारों की गुरुकुलों को सहयोग करने की प्रवृत्ति कम। बस ये 2 कारणों से गुरुकुल में बाधा आ सकती है। बाकी अगर एक समर्पित व्यक्ति अपने जीवन का लक्ष्य बना के ये सोचे कि मुझे गुरुकुल खोलना है, तो बिल्कुल बाधा नहीं है, पक्का खोल सकता है, सरलता से खोल सकता है, चला सकता है, लोग सहयोग करते हैं। नहीं, इसमें ये भी मुझे सुनने को मिलता है कि गुरुकुल खोलने के लिए आपको गवर्नमेंट से फिर इतनी ज़मीन चाहिए, इतना ये चाहिए, उतना वो चाहिए, लेकिन मदरसे के लिए तो कहीं भी खुल जाता है, तो ये समस्या भी आती है? हाँ, ये तो है कि मदरसे वालों को क्या है कि वो तो एक कमरे में भी मदरसा चला सकते हैं, क्योंकि उन्हें बेसिकली संप्रदाय सिखाना है। वहाँ कोई आइडियोलॉजी जो है उनकी वो केवल संप्रदाय तक सीमित है। वो स्पिरिचुअलिज्म तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि वहाँ भी क्या है, जन्नत में जाना है, जहन्नुम में जाना है, या ईश्वर तो प्राप्त होता नहीं है। ना ईसाइयत में ईश्वर प्राप्त हो रहा है, ना इस्लाम में ईश्वर प्राप्त हो रहा है, जन्नत प्राप्त हो रही है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ एक पूरा मुकम्मल वातावरण चाहिए, एक पूरा कंप्लीट वातावरण हमें चाहिए ताकि बालक का सर्वांगीण विकास हो सके। इसके लिए हमें जगह ज़्यादा चाहिए। जब ऐसे समर्पित लोग होते हैं, वो माँगने जाते हैं, मैं तो कन्याओं को देखता हूँ। मतलब मैं एक छोटा-सा उदाहरण आपको देता हूँ। एक कहावत सुनी आपने, पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। चोटीपुरा गुरुकुल चलता है अमरोहा में। तो आचार्य सुमेधा जी जब गुरुकुल से पढ़ के घर गई, तो उनकी सखी थी आचार्य सुकामा जी, वो दोनों गई होंगी। तो आचार्य सुमेधा जी ने अपने पिताजी से कहा कि मैं तो ब्रह्मचारिणी रहना चाहती हूँ, विवाह नहीं करना चाहती और गुरुकुल चलाना चाहती हूँ। पिताजी जमींदार आदमी थे। उन्होंने कहा, बेटा 10 बीघा जमीन तुझे गुरुकुल के लिए दे दी हमने। तो 10 बीघा जमीन दे दी और 2-3 कमरे बना के दे दिए। छप्पर में भोजन बनने लगा, 10 बच्चियाँ आके रहने लगी। आज इस देश में ऐसा कोई कॉन्वेंट स्कूल आपके पास नहीं है जिसके पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हो जैसा उसके पास है। 100 बीघा जमीन में वो गुरुकुल खड़ा है। आप अगर पूरे गुरुकुल में घुसने के बाद एक तिनका कहीं से उठा के दिखा दें कि ये गंदगी यहाँ पड़ी है, ये कागज यहाँ पर, आपको अंदर घुस के ऐसा लगेगा आप यूरोप में आ गए हैं। आपको गुरुकुल के अंदर जाके ऐसा लगेगा। मैं अभी पिछले दिनों गया था तो वहाँ एक जिले के मेरे अच्छे मित्र भी हैं, डीएम हैं, वो आए थे वहाँ। तो उनके साथ मैं गया था तो वो मतलब क्या गजब का वातावरण है। आप कभी विजिट करिए। जैसे लोग घूमने जाते हैं ना, आनंद लेने जाते हैं, आप कभी चोटीपुरा गुरुकुल में जाइए। तो अब कन्याएं कर सकती हैं। आचार्य सुखामा जी हैं, उन्होंने विश्वारा गुरुकुल, दोनों बहनें ही हैं, उन्होंने वहाँ कन्या गुरुकुल खोल दिया। वो जगह थोड़ी है लेकिन वातावरण अद्भुत है, अद्भुत। तो अगर करना चाहें तो इस समाज में अभी भी ऐसी भावना है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, मेरा गुरुकुल चलता है, हमें समाज से ही दान मिलता है
और खूब सहयोग लोग करते हैं। कभी कभी कष्ट होता है, कभी कभी परेशानी होती है, थोड़ा कर्ज में आ जाते हैं, ऊपर नीचे रहता है। एक बार तो भोजन ही की समस्या हो गई थी, बहुत लंबा समय हो गया, अब तो नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं, अच्छा कष्ट से डरना क्या भाई, कष्ट से क्या डरना, जीवन का नाम ही कष्ट है। जीवन का नाम, जीवन में क्या है, जो सुख है वो भी तो स्थायी सुख नहीं है, उसके पीछे भी तो दुख खड़ा ही है दबे पांव, तो इससे काहे डरना, यही जीवन है, इसलिए लड़ाई लड़ो। बाकी ऐसा नहीं है कि समाज सहयोग नहीं करता। मेरा वर्ग आर्ष विद्याकुलम, जो मैं वर्ग चलाता हूं, उस आर्ष विद्याकुलम में इतने सहयोगी लोग हैं कि अपना कोर मुंह में रखते हुए भी ये सोचते हैं कि मेरे बच्चों के मुंह में कोर गया या नहीं गया, हमारे गुरुकुल के बच्चों के मुंह में कोर गया कि नहीं गया। अपने बच्चे को वस्त्र दिलवाते समझते हैं कि गुरुकुल में वस्त्र आए कि नहीं आए। मेरा ही एक छात्र है, आईआईटी खड़गपुर से एटमॉस्फेरिक फिजिक्स में उसने अभी पीएचडी किया है। तो अभी वो एक दिन गुरुकुल में आया तो आके तुरंत अपने प्रोफेसर को फ़ोन किया, डॉक्टर हेमवती जी हैं, उन्हें फ़ोन किया कि गुरुकुल में यहाँ तो 100 छात्र हैं, हमें कटी वस्त्र उत्तरीय चाहिए। तो अब क्यों लिया? बोले मेरे पास एक पैंट खत्म हो गई, मैं खरीदने गया तो मैंने सोचा गुरुकुल के बच्चों के पास तो नहीं है, अब मैं खरीदने आया हूँ। तो अब एक ऐसा वर्ग जुड़ जाता है आपके साथ जो गुरुकुल को मूव करने में अपने से ज़्यादा आपकी सहायता करता है। गुरुकुल बहुत सरलता से चलाए जा सकते हैं। कष्टों से नहीं घबराना चाहिए, कठोरता से नहीं घबराना चाहिए। कष्ट कठोरताएं आएंगी पर वो किसे नहीं आती। कष्ट सबको हो सकता है, लेकिन गुरुकुल खोलना आसान है, गुरुकुल चलाना आसान है, गुरुकुल में कोई समझ। आप संकल्प कीजिए और प्राणपण से झोंक दीजिए स्वयं को, निश्चित रूप से चलेगा। आचार्य जी, इसमें एक तो ये हो गया कि अभी शिशु है तो उसकी प्लानिंग तो हो गई कि माँ पहले पढ़ा ले, पिता पढ़ा ले, और उसके बाद हम आगे बढ़ाएं। लेकिन अभी बहुत ढेर सारे ऐसे पेरेंट्स होंगे जिनके बच्चे ऑलरेडी 6th में होंगे, 7th में होंगे, या हो सकता है 9th कर लिए होंगे उनका बच्चा, लेकिन अब उनकी रुचि आ गई है, अब उनको वो समझ आ गई है, भारतीय दर्शन, भारतीय धर्म और शिक्षा पद्धति के प्रति वो रिस्पेक्ट आ गई है। तो ऐसे बच्चे क्या अब जा सकते हैं गुरुकुल में? देखो, इसमें ऐसा है कि आर्ष पाठ विधि के जो गुरुकुल हैं, आर्ष पाठ विधि के गुरुकुल तो लेते ही बड़े बच्चों को हैं ज़्यादातर। अच्छा। हाँ, वो 15 साल, 14 साल, 16 साल इस आयु के बच्चों को लेते हैं। यानी बच्चे ने 10वीं 11वीं कक्षा पास कर ली है, तब वो गुरुकुल में बच्चों को लेते हैं। तो आर्ष पाठ में तो जो ट्रेडिशनल गुरुकुल है, पारंपरिक गुरुकुल है, उसमें तो आपके पास ये विकल्प खुला ही है कि अब आपने, अच्छा ये सोचता हूँ कि जिनके बच्चे जो हैं 9वीं 10वीं पास कर चुके हैं, इतने बड़े हो गए हैं और तब भी बच्चा गुरुकुल जाने के लिए तैयार है, और माता-पिता इतने बड़े बच्चे के साथ इतने दिन रहने के बाद भी उसे गुरुकुल भेजने के लिए तैयार हैं, तो वो वही विद्वान माता-पिता हैं जो पारंपरिक गुरुकुलों में पढ़ाना चाहते हैं। तो वहाँ तो लिया ही ईसाइयों में जाता है बच्चा, क्योंकि वहाँ बच्चा समझदार होगा, तभी वो संस्कृत की गहराइयों को समझ पाएगा। और वहाँ अष्टाध्यायी रटनी है, 4000 सूत्र उसे रटने हैं, तो वो आनन-फानन में उन्हें रट देता है। बच्चे को क्या लगता है, समय लगता है कि 2 अध्याय यहाँ रट लिए, इस वर्ष में 2 अध्याय रट लिए, 2 अध्याय इस वर्ष में रट लिए, 2 अध्याय इस वर्ष में रट लिए। वो तो क्या करता है, 3 महीने 4 महीने में पूरी अष्टाध्यायी रट देता है। पूरी जो अष्टाध्यायी। 9th 10th करके जा रहा है। हाँ, जो 10वीं 11वीं करके गया है, 12वीं करके भी बच्चे जाते हैं, तो वो रट लेता है। कई तो ऐसे भी लोग हैं, मतलब एक हमारे जानने वाले हैं, मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूँ, फौजी हैं, रिटायर होके आए। जैसे होता है ना, स्वैच्छिक रिटायरमेंट ले लेते हैं, तो वो शायद 35 या 40 साल के रिटायरमेंट लेके आए, आर्ष पाठ विधि के गुरुकुल में गए, उन्होंने कहा मैं पढ़ना चाहता हूँ। बच्चे हैं उनके, पत्नी है, 2 बच्चे हैं, कहा मैं पढ़ना चाहता हूँ। उन्होंने पढ़ाना स्वीकार किया और उन्होंने तितिक्षा से पढ़ना प्रारंभ किया और सारा व्याकरण पूरा कर दिया। गुरुकुल में रह के अब आचार्य हैं, हम्म। फौजी हैं। तो मतलब ये व्यवस्था है अगर पारंपरिक में जाना है। और संस्कृत बोर्ड में जाना हो? संस्कृत बोर्ड में तो देखिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा उसके लिए, क्योंकि अब तक 10वीं तक जो उसने पढ़ा है स्कूल में, वो यहाँ काम नहीं आएगा। और संस्कृत माध्यम रहेगा, माध्यम संस्कृत रहेगा, कैसे चलेगा काम? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हाँ। उनके लिए फिर वही तरीका है कि आप कैंप्स कीजिए, शिविर कीजिए, पहले संस्कृत सीखिए और उसके बाद करिए। इसका उल्टा अगर हम कोई, अगर जैसे आप बता रहे थे मध्यमा, पूर्व मध्यमा, जैसे हाई स्कूल वहाँ से किया है और उसको इधर आना हो, हाँ जा सकता है, ह्यूमैनिटीज में जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इधर आके इंटर कर सकता है। हाँ, इंटर कर सकता मतलब है। यहाँ के स्कूल्स बोलेंगे कि तुम गुरुकुल में मध्यमा वो हाई स्कूल करके आ रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं। मना करेगा तो कहो भाई सरकार को चुनौती दो तुम, या तो सरकार संस्कृत बोर्ड बंद करे, या तो सरकार मना करे कि अब मान लीजिए NIOS है, ओपन स्कूल है, ओपन स्कूल भी एक बोर्ड है ना,
नेशनल ओपन स्कूल एक बोर्ड है। अब वहां से किसी बच्चे ने 10वीं पास किया और वो जाके सीबीएसई बोर्ड में या यूपी बोर्ड में या दिल्ली बोर्ड में या आईसीएसई बोर्ड में एडमिशन लेना चाहता है और वो बोर्ड मना करेगा तो उस पर मुकदमा बनता। कैसे मना कर दोगे तुम? सरकार ने चला रखा है ओपन स्कूल बोर्ड, सरकार का बोर्ड है, संस्कृत बोर्ड सरकार का बोर्ड है, कैसे कोई मना कर देगा? नहीं कर सकता मना। आप परीक्षा लीजिए, अगर हमारा बच्चा लायक ना हो तो ना लीजिए, लायक है तो लेना पड़ेगा, मजबूरी है। और देखो नालायक के तो मैं भी पक्ष में नहीं हूँ। नालायक की तो बात ही क्या है। और जैसे कि 12वीं के बाद आईआईटी या एम्स की नीट की जो है, तो वहाँ भी जो 12वीं है बोर्ड, उसके बाद आईआईटी वगैरह का एग्ज़ाम दे सकते हैं संस्कृत बोर्ड के बाद। हाँ, पर कम ही देते हैं, कम जाते हैं, मतलब उस तरफ अभी ये संस्कृत बोर्ड में, ये उत्तर प्रदेश संस्कृत बोर्ड में अभी ये बदलाव किया है कि साइंस और मैथ्स के विषय भी उसमें डाले गए हैं। लेकिन वहाँ उन पे फोकस उतना होता नहीं है। वैसे अब एक बहुत अच्छी चीज़ मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ जानकारी दूंगा और आपके दर्शक इस जानकारी को जान के बहुत अच्छा काम कर पाएंगे कि जो आचार्य सुमेधा जी हैं, चोटीपुरा गुरुकुल अमरोहा है, उन्होंने केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय से बात की और केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय ने उनके सुझाव पे बाकायदा बीए का एक कोर्स लॉन्च कर दिया है और उसी कैंपस में चल रहा है गुरुकुल के। ये बीए का कोर्स नहीं है बल्कि यूपीएससी का सारा कंटेंट इसमें डाला गया है। यानी बच्चे ने 12वीं कक्षा पास किया, कन्या ने 12वीं कक्षा पास किया, अब उसने यूपीएससी की तैयारी बीए के फर्स्ट ईयर से शुरू कर दी है क्योंकि वो कंटेंट ही वही है सारा का सारा। ठीक है, अब मान लीजिए बीए के बाद उसके पास 4 साल हैं यूपीएससी की तैयारी के लिए, तो 7 हो गए, क्योंकि 3 साल ये भी तो पढ़ रही है, ये भी यही पढ़ रही है और उसके बाद वो भी, और बाकायदा उस पूरे कैंपस को बनाया गया है, उसे वाईफाई से संपन्न किया गया है, एकदम बहुत बढ़िया जगह है। हाँ, ये भी आप वाईफाई बोल रहे हैं तो ये भी एक पेरेंट्स का क्वेश्चन रहेगा कि जो अगर मान लीजिए हम संस्कृत बोर्ड से पढ़ाते हैं तो क्या ये जो एक्सपेरिमेंट सब सीखते हैं बच्चे, कंप्यूटर सीखते हैं, सब कुछ सीखते हैं, इंटरनेट चलाना सीखते हैं, दुनिया की सब टेक्नोलॉजी वहाँ है। वहाँ वॉशिंग मशीन लगी हुई है भाई, वहाँ गीजर लगा हुआ है, बड़ी बिल्डिंगें हैं तो उनमें लिफ्ट लगी हुई है, सब सीखते हैं बच्चे। वाईफाई है, बच्चे मोबाइल भी जानते हैं, ऐसा नहीं है कि मोबाइल नहीं जानते हैं, सब जानते हैं, बस उसका दुरुपयोग नहीं करने दिया जाता। तो फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि बच्चे आईआईटी या नीट की तरफ नहीं जाते? अभी नहीं जा रहे, अभी तो इंट्रोड्यूस हुआ ना, ये जो साइंस मैथमेटिक्स है ये अभी इंट्रोड्यूस हुआ है। अच्छा, अभी तक ये विषय थे नहीं। अभी नहीं, तो फिर अगर किसी को जाना है तो 12वीं के बाद 1 साल तैयारी करे, कोचिंग वगैरह ज्वाइन करे, इस तरह की व्यवस्था अभी। और उत्तर प्रदेश बोर्ड में ही हुआ है, अन्य संस्कृत बोर्ड में कितना है उसका मुझे पता नहीं, केवल उत्तर प्रदेश संस्कृत बोर्ड का मुझे पता है अभी। और एक और व्यवस्था भी आई थी जिसको मुझे ऊपर मुझे पता चला था, अगर आपको पता हो तो बताइए, कि जो पारंपरिक गुरुकुल है उनके बच्चों को आईआईटी में कुछ पीएचडी या कुछ काम के लिए रिसर्च स्कॉलर के लिए डायरेक्ट एडमिशन मिल रहा था। ये तो क्या है कि जितनी आईआईटीज हैं, जैसे आईआईटी बॉम्बे हो गई, आईआईटी खड़गपुर है, कानपुर है, रुड़की है, दिल्ली का मुझे पता नहीं, शायद पटना भी है क्या, ये बाकायदा संस्कृत के लिए अलग से बजट निकालती हैं। अच्छा, संस्कृत को सहारा देने के लिए बजट निकालती हैं, और ऐसी और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं संस्कृत को सहारा देने के लिए बजट निकालती हैं कि संस्कृत के जो स्कॉलर्स हैं, चाहे वो गुरुकुल में पढ़ रहे हों, सामान्य संस्कृत विद्यालयों में पढ़ रहे हों, तो उन्हें उनके लिए कंपटीशन आयोजित करना, उनके लिए कैंप्स, उनके लिए बजट निकालना, उनके लिए रिसर्च प्रोग्राम्स निकालना, वो सब करती हैं। वो संस्कृत को सहायता करने के लिए था। लेकिन जब से IKS लॉन्च हुआ है तब से या तो इसमें बहुत तेजी से बहुत बड़े बदलाव आए हैं। जैसे आप मोहित का जानते ही हो कि मोहित आईआईटी बॉम्बे के साथ मिलकर एक रिसर्च कर रहा है, तो ऐसे बहुत सारे प्रकल्प खुले हैं, अब नए आयाम खुले हैं, नए प्रकल्प खुले हैं, नई ऊंचाइयां आई हैं इसमें। तो IKS को थोड़ा सा अगर दर्शकों को आप समझा सकते हैं क्या है? अच्छा, अभी ये बहुत कंफ्यूजिंग है। अच्छा, ठीक है, अब मैं बात करूंगा इस पे, बल्कि मैं इस पे एक बहुत विस्तृत चर्चा चाहता था IKS पे। ठीक है, हम कभी आप और समय निकालेंगे तो इस पर आप कभी करिएगा, इस पर मैं कुछ और लोग भी आपको सुझाव दे सकता हूं जो इस पे और गहरी चर्चाएं कर सकते हैं। इंडियन नॉलेज सिस्टम, अब देखो शिक्षा जो है ना वो सिस्टम नहीं है। शिक्षा सिस्टम मतलब प्रबंधन है, प्रबंधन, सिस्टम प्रबंधन को कहते हैं। शिक्षा जो है वो परंपरा है, परंपरा में शिक्षा है, शिक्षा में परंपरा है। शिक्षा परंपरा को जन्म देती है और परंपरा में शिक्षा निहित होती है। हमारे यहाँ 16 संस्कार हैं। 16 संस्कारों में गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार से लेकर अंत्येष्टि संस्कार तक है। इनमें कितने संस्कार हैं जिनमें व्यक्ति को जिसका संस्कार हो रहा है उसे जानकारी है?
बच्चा जब 8 साल का या 10 साल का हुआ तो उस समय उसका उपनयन संस्कार हुआ। इससे पीछे के संस्कारों का बच्चे को क्या पता चलेगा? कुछ भी नहीं। कुछ भी पता नहीं। 11 दिन के बच्चे का नामकरण संस्कार हो रहा है, क्या पता है उसे उसके बारे में? उपनयन का पता है, वेदारंभ संस्कार का पता है, फिर जब गुरुकुल से वापस आ रहा है तो समावर्तन संस्कार और विवाह संस्कार। अंत्येष्टि भी कोई और ही करेगा, उसका भी इसे पता नहीं है। अब इसका मतलब है ये जो 16 संस्कार हैं, इसमें इसके काम के तो 3-4 ही हो गए अगर इस दृष्टिकोण से देखें, लेकिन ऐसा है नहीं। हमारे यहाँ जो एजुकेशन है वो व्यक्ति को उस दृष्टि में रख के नहीं दी जाती, अपितु पूरे समाज को दृष्टि में रख के दी जाती है। जब नामकरण संस्कार हो रहा है तो यहाँ एजुकेशन उस बच्चे की नहीं, उसके माता पिता की हो रही है। उसके माता पिता को शिक्षा दी जा रही है, उसके दादा दादी को शिक्षा दी जा रही है, उसके बुआ ताऊ को शिक्षा दी जा रही है, उसके आसपास के जो सोशल एटमॉस्फेयर है उसे शिक्षा दी जा रही है, उसे शिक्षित किया जा रहा है। और ये एक ट्रेडिशन है, ये एक परंपरा है। तो इंडियन नॉलेज सिस्टम में अभी इस समय ये होच पोच है कि वो प्रबंधन को ही इंडियन नॉलेज मान चुके हैं, और या इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन जो परंपरा है उस परंपरा को प्रबंधन में और परंपरा और प्रबंधन दोनों में अंतर नहीं कर पा रहे हैं। दोनों में एक बड़ा भारी कंफ्यूजन खड़ा हो गया उनके दिमाग में। अंतर क्या है? अच्छा, प्रबंधन क्या है कि प्रबंधन तो जो है, अब जैसे हमारे यहाँ एक परंपरा है, परंपरा क्या है कि वरिष्ठ छात्र कनिष्ठ छात्रों को पढ़ाते हैं। हाँ, ये परंपरा है, और इस परंपरा में शिक्षा निहित है, इसी में शिक्षा निहित है। इसमें क्या शिक्षा निहित है, अब उस शिक्षा को देखिए वो कितने बारीक स्तर पर जाएगी। बड़ा छात्र छोटे छात्र को पढ़ा रहा है, छोटा छात्र जो पढ़ रहा है, जो कह रहा है भ्राता जी ये सीखना है, भ्राता जी वो सीखना है। अब ये भ्राता जी कह जरूर रहा है, लेकिन इसके मन में इसके प्रति आचार्य वाला भाव है। छोटे छात्र के मन में अब इस वरिष्ठ छात्र के प्रति आचार्य वाला भाव है। अब बड़ा छात्र जब छोटे छात्र को गलती करने पर थप्पड़ मारता है तो इसे गुस्सा नहीं आता कि क्यों मार दिया मुझे, क्रोध नहीं उठता, विद्रोह नहीं उठता, बल्कि यहां उसे ग्लानि होती है, पश्चाताप होता है कि मैं पढ़ने में चूक की। वो आचार्य के समान, पिता के समान ही उसे देखता है। एक भावना पूरे गुरुकुल में तैयार हो रही है, अपने से एक कक्षा बड़े छात्र के प्रति भी आचार्य का भाव बच्चे के मन में है। ये एक परंपरा तैयार हो रही है। हम क्या कर रहे हैं, बोर्ड्स कैसे बनेंगे, वो बोर्ड्स बच्चों का एडमिशन किस लेवल पे लेंगे, किस बेसिस पे लेंगे, वो कैसे पढ़ाएंगे, उन्हें सर्टिफिकेट कैसे दिया जाएगा, हमने इसे नॉलेज सिस्टम मान लिया, इसे परंपरा मान लिया। परंपरा तो नहीं है। अभी भी जो इस समय इंडियन नॉलेज सिस्टम के अंतर्गत भी जो अब ये NEP 2020 जो आया है, बहुत बढ़िया सुधार भी किए, बदलाव भी किए, प्रशंसा लायक भी किए, स्तुत्य भी हैं कुछ, लेकिन है क्या, वही मैकेला एजुकेशन का पैटर्न है। डायस देखा आपने, वो बच्चे खेलते हैं क्यूब, क्यूब 6 फलक वाले रंग होते हैं, तो बस रंग इधर से इधर किए जाओ, इधर से इधर किए जाओ, वही कर रहे हैं। तो इसमें भी लगभग वैसा वैसा सा ही है, लेकिन फिर भी पिछली जितनी पॉलिसीज हैं उनकी तुलना में ये पॉलिसी सबसे अच्छी है, और इसने रास्ता खोला है। अब जैसे मेरे जैसा आदमी है जो सरकारी तामझाम से एकदम दूर बैठा है, सरकार में कोई दखल नहीं है, तो इंडियन नॉलेज सिस्टम का एक गेट हमें दे दिया गया है कि आप इसके माध्यम से सिस्टम के अंदर घुस के परिवर्तन कर सकते हो। जैसे एक परिवर्तन मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग सोच रहे हैं उपनिषद विद्यालयों की एक श्रृंखला खोलना। अच्छा। अभी क्या है, जैसे आपने कहा कि गुरुकुलों में बच्चों को भेजने से माता पिता डरते हैं, तो बहुत सारे लोगों के मन में भय है, यार मेरा बच्चा मुझसे दूर हो जाएगा, बोर्डिंग में जाकर रहेगा, पता नहीं कैसा खाना खाएगा कैसा नहीं। अभी एक उदाहरण देता हूँ, हमारे यहाँ यमुनानगर के 2 बच्चे आए, छोटे छोटे बहुत प्यारे बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे। जब तक वो गुरुकुल में रहे, 1-1.5 महीना वो गुरुकुल में रहे, उन्होंने पूरे गुरुकुल का हंस हंस के, मतलब ऐसी बातें करते थे वो, उनके आने से ऐसा लगा जैसे कोई मतलब हास्य आ गया गुरुकुल में। लेकिन अचानक उनके माता पिता आए, और माता पिता आके कहने लगे कि हमें तो बच्चों को वापस ले जाना पड़ेगा। क्यों? बोले इनकी माता जी हॉस्पिटलाइज हैं। तो हमने कहा ले जाओ, जब माता जी घर आ जाएंगी तो वापस ले आना। बोले अरे नहीं, वो हॉस्पिटलाइज इसलिए है कि मेरे बच्चे गुरुकुल चले गए। वो इतने मानसिक संताप में आ गई, इतने गहरे अवसाद में चली गई कि उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। उनका पेट खराब हो गया, उनका टेम्परेचर बहुत तेज था। कई माएँ अपने बच्चों से इतना प्रेम करती हैं कि एक क्षण के लिए दूर नहीं कर सकती। ये होता भी है, कुछ के साथ होता है। अच्छा, आजकल क्या है, आप एक कल्पना करके देखो कि आज अचानक आप किसी परिवार में जाके कहो जिनका गुरुकुलों से कोई लेना देना नहीं, कि आप अपने बच्चे को गुरुकुल में भेज दीजिए, जब 25 साल का होगा तो वापस आ जाएगा। अरे बाप रे। तो स्वीकार्यता होगी क्या? अब कल्पना करो दूसरी, आज से जाओ 250 साल पहले, 300 साल पहले, जब अंग्रेजों ने इसी गुरुकुल सिस्टम को बंद करके स्कूलिंग सिस्टम शुरू किया होगा, तो जब किसी को जाके उसके घर में कहते होंगे कि तुम्हारा बच्चा रोज विद्यालय जाएगा और वापस आएगा, तो उस आदमी के लिए इसके लिए स्वीकार्यता उसके मन में नहीं होगी। ऐसा कैसे होगा? फिर पढ़ेगा कैसे?
क्योंकि उस समय माइंडसेट यही था कि गुरुकुल में गया तो 25 वर्ष का होके आएगा। वो माइंडसेट ही वैसा बना होगा, पूरे समाज का माइंडसेट वैसा बना होगा। ये ट्रेडिशन है, ये परंपरा है। उन्होंने उस परंपरा को ध्वस्त करने में 100 साल लगाए हैं। 1835 में इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम लॉन्च नहीं किया, उन्होंने 1801 से काम शुरू किया है। उन्होंने कॉलब्रुक से काम शुरू किया है, वहां से वो शुरू कर रहे हैं, जहां उन्होंने हमारी प्रशंसा करना शुरू किया। पहले तो प्रशंसा की है, फिर धीरे धीरे तोड़ा है, फिर धीरे धीरे बताया है कि शिक्षा लाएं कि नहीं लाएं। उनके खुद के यहाँ एजुकेशन सिस्टम में इतना भयंकर भेदभाव था, आपने तो धर्मपाल जी को पढ़ा ही होगा। इतना भयंकर भेदभाव है कि कुलीन बच्चे ही पढ़ सकते हैं, जो अकुलीन हैं उन्हें केवल श्रमिकों जैसी शिक्षा दी जाए। लिखना तो सिखाया ही नहीं जाता था कि अगर लिखेगा तो विद्रोही हो जाएगा। इसे बस इतना पढ़ाओ कि ये किसानी का काम करे, मजदूरी का काम करे, उद्योग में अच्छा मजदूर बन पाए, इतना ही। इतना भयंकर भेदभाव। स्त्रियों को तो था ही नहीं, स्त्रियों को तो था ही नहीं, स्त्रियों की शिक्षा का कोई मतलब ही नहीं। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं था। स्त्रियां, यहाँ तक के उन्हीं के डाटा उपलब्ध हैं जो धर्मपाल जी ने उपस्थित किए हैं, वो सारा डाटा उन्हीं का है कि मद्रास प्रेसिडेंसी है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी है, पंजाब प्रेसिडेंसी है, कितने प्रतिशत शूद्र पढ़ते थे, कितने प्रतिशत डूम पढ़ते थे, नट पढ़ते थे, चांडालों के बच्चे पढ़ते थे, कितने आचार्य चांडाल परिवारों से थे, शूद्र परिवारों से थे, नट परिवारों से थे, डूम परिवारों से थे। पूरा डाटा है, उन्हीं का डाटा है, अंग्रेजों का डाटा है। तो हमारे यहाँ ये एक ट्रेडिशन था, समाज की एक मान्यता थी, समाज की एक परंपरा थी, और समाज उस मान्यता में जीता था। आज क्या है, आज एक परंपरा बन गई है कि बच्चा स्कूल में जाएगा, वापस लौट के, अब किसी को बताओ तो इसकी स्वीकार्यता नहीं है कि विद्यालय में जाकर हाय मेरा बच्चा कैसे रहेगा, मैं कैसे सह पाऊंगा कि मेरा बच्चा विद्यालय में चला गया। तो बच्चों के प्रति राग इतना हो गया, अनुराग इतना ज्यादा है बच्चों के प्रति कि उस अनुराग के कारण हम अपने बच्चों को नहीं भेज पाते। तो हमने सोचा इस IKS के गेट से अंदर घुस के हम एक ऐसा बीच का रास्ता खोलें, जिस बीच के रास्ते में कम से कम इस रास्ते की तरफ बढ़ने वाला, कि गुरुकुल की तरफ हम बढ़ सकें। तो एक उपनिषद विद्यालय का पैटर्न हमने सोचा है कि हम उपनिषद विद्यालयों की एक चेन पूरे देश में लगभग शुरू करेंगे। इसके लिए हम अब भिक्षा ही करनी है, भूमि की भिक्षा करनी है, भवन की भिक्षा करनी है, लोगों से मांगना है। जहाँ लोग समितियां बनाकर काम करने के लिए तैयार हैं तो उनके पास जाएंगे, आप समितियां बनाइए, अपने यहाँ उपनिषद विद्यालय खोलिए। हो सकता है वो 5वीं तक के हों, हो सकता है वो 8वीं तक के हों, 12वीं तक के हों, है ना। तो जिस भी स्तर के लोगों का साहस होगा, जो कोई इससे भी आगे बढ़ के दुस्साहस कर पाएगा, तो उस स्तर पे भी, विद्यावारिधि स्तर तक भी हम कोशिश करेंगे कि वो शुरू कर सकें। और इसमें हम एकेडमिक एजुकेशन को बहुत अच्छे स्तर पे खड़ा करेंगे। एक मैंने पिछली बार आया था तब भी मैंने सलाह दी थी, कुशल मेहरा जी आए थे उस समय आस्तिक नास्तिक संवाद में, उनसे भी मैंने ये कहा था, आपने कहा था क्या पुस्तक पढ़ने की आप सलाह देंगे। तो मैंने एक विद्वान को पढ़ने की सलाह दी थी, उनका लेखन बहुत छोटा है, थोड़ा है, लेकिन अद्भुत है। उनका नाम था पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी, और पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी ने एक पुस्तक लिखी है, द टर्मिनोलॉजी ऑफ वेदास, विजडम ऑफ ऋषिज, दोनों एक ही पुस्तक का नाम है। तो ये हालांकि इस पुस्तक को समझना ही अपने आप में बहुत टेढ़ी खीर है, और विदेश की 2-3 यूनिवर्सिटीज में वो सप्लीमेंट्री बुक के रूप में पढ़ाई जाती है। शायद अमेरिका में एक आध यूनिवर्सिटी में है, और ब्रिटेन में एक आध यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाई जाती है, फिजिक्स डिपार्टमेंट में। तो उनका ये उपनिषद विद्यालय जो कंसेप्ट है, ये मेरा मौलिक नहीं है, ये पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी का ही मैंने उठाया। पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी ने एक चेन सोची थी कि ऐसी शुरू करेंगे जिसमें एकेडमिक एजुकेशन में एक्सीलेंस होगा और प्राच्य शिक्षा बच्चों को दी जाएगी उसमें। तो हम भी उसे सोच रहे हैं। वो उन्होंने चेन खड़ी की भी, उनके आज 1000 विद्यालय भी इस देश में है, मैं नाम नहीं लेता, लेकिन वो अधिकांश मैकाले एजुकेशन का ही काम कर रहे हैं। वो कोई बहुत विस्तृत काम कर पाने में, मतलब इंडियन नॉलेज सिस्टम के हिसाब से नहीं कर पाए। मतलब जो पेरेंट्स बोर्डिंग स्कूल या इस तरह के गुरुकुल में नहीं भेजना चाहते जहाँ बहुत ज़्यादा बच्चा दूर रहे, तो वो इस नॉर्मल जो हमारे स्कूल्स हैं उस तरह भेज सकता है, लेकिन वहाँ हाँ। और इसमें आपके एक प्रश्न का समाधान है। आपने एक प्रश्न किया था क्या गुरुकुल खोलने में बहुत कठिनाई है। तो जो लोग गुरुकुल खोलने की तरफ बढ़ना चाहते हैं, वो माता पिता भी हो सकते हैं, समाज के प्रबुद्ध लोग भी हो सकते हैं, वो अगर उपनिषद विद्यालय खोलने की तरफ बढ़ेंगे तो उन्हें आसानी होगी, क्योंकि पाचक का प्रबंध नहीं करना, बोर्डिंग की व्यवस्था नहीं करनी है, वार्डन की व्यवस्था नहीं करनी है। ये स्कूलिंग पैटर्न पे शुरू होगा, जाएगा ये गुरुकुल तक ही, लेकिन ये शुरू होगा अभी स्कूलिंग पैटर्न पे।
जैसे नॉर्मल घर से आना जाना होता है उसी तरह से। तो आप ये बोल रहे हैं कि आईकेएस के थ्रू ये हम, तो क्या इसमें सहायता मिल रही है आईकेएस के थ्रू? इसमें ऐसा है कि हम पहले इसे डेवलप कर लें, कम से कम एक 50 विद्यालयों का एक हम शुरू कर दें, फिर हम गवर्नमेंट से सीधे कहेंगे हम जिस इंडिजिनस एजुकेशन पॉलिसी पे काम कर रहे हैं उसका ड्राफ्ट भी हम तैयार कर रहे हैं। हम सरकार से कहेंगे भाई ये हमने ड्राफ्ट तैयार किया है स्वदेशी शिक्षा नीति का, आप इसे लागू कीजिए। शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में आती है, तो इससे राज्य को अपना अधिकार है शिक्षा में बदलाव का। आपने देखा हर राज्य का अपना बोर्ड है। तो हम सरकार से कहेंगे या सरकारों से कहेंगे, अच्छा हमारे वाले तो इस समय थोड़ा इस रुझान के व्यक्ति भी हैं, आदित्यनाथ योगी जी, तो हम उनसे जाके कहेंगे कि ये एक पॉलिसी है, आप इस शिक्षा नीति को लागू कीजिए, और आपकी जो वर्तमान शिक्षा नीति है उसे हम चुनौती देते हैं, खुली बहस के लिए हम तैयार हैं। अगर वो तब भी नहीं मानते हैं तो हम उनसे कहेंगे ठीक है, जैसे बहुत सारे स्ट्रीम होती हैं, एक स्ट्रीम आप ये शुरू कीजिए ना, हमें भी एक स्ट्रीम के, तो इंडियन नॉलेज सिस्टम में ये हमें रास्ता मिलता है कि हम अगर सरकार को एक ऐसा कोई बढ़िया प्रभावकारी परिवर्तन दिखाते हैं तो सरकार उसे स्वीकार करके एक अलग स्ट्रीम के रूप में हमें स्ट्रीम दे सकती है। भाई हमें सीबीएसई बोर्ड में एक स्ट्रीम दे दीजिए, हमारे उस पर मोहर लगेगी तो बड़ी बात होगी हमारे लिए। आचार्य जी, अब एक दो और कंसर्न रहते हैं, क्योंकि जब गुरुकुल की बात आती है तो नैरेटिव ऐसा बना है पिछले जो ब्रिटिश इंडिया में और उसके बाद से कि गुरुकुल तो ब्राह्मणों के लिए है। तो अभी भी मुझे मैसेजेस आते हैं, मैं अभी भी सोचता हूँ कि हम ब्राह्मण नहीं हैं तो क्या हमें गुरुकुल में पढ़ने को मिलेगा, या हमारा बच्चा ब्राह्मण, ऑब्वियसली वो जन्मना देख रहे हैं, तो क्या ये समस्याएं हैं इस क्षेत्र में? खैर, एक चीज तो जो आप कह रहे हैं कि मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं इससे सहमत नहीं हूं दोनों तरह से। मतलब तथ्यात्मक अवधारणा से भी सहमत नहीं हूं और जो सैद्धांतिक अवधारणा है उससे भी सहमत नहीं हूं। आप जो काम कर रहे हैं वो ब्राह्मण का ही काम है, बहुत बढ़िया काम आप कर रहे हैं, परमात्मा करे दिन दूना रात चौगुना बढ़े। लेकिन गुरुकुलों में ब्राह्मणों के अतिरिक्त सबके बच्चे पढ़ते हैं, ब्राह्मण भी पढ़ते हैं, और ये पहले से ही है। मैं वो आचार्य धर्मपाल जी के शोध का बार बार जिक्र कर रहा हूँ, तो धर्मपाल जी के शोध में भी स्पष्ट रूप से उल्लेख है। वो उन्होंने पूरा ब्रिटिश की जो लाइब्रेरी है उस सारी लाइब्रेरी को खोज खाज के सब निकाल के प्रस्तुत किया है। शूद्र अधिक पढ़ते थे, ब्राह्मण कम पढ़ते थे। ब्राह्मण संख्या में कम थे तो पढ़ते भी कम थे। शूद्रों की संख्या अधिक थी तो पढ़ते भी अधिक थे। अधिक नंबर ज्यादा होगा तो विलक्षणता भी ज्यादा निकाल सकते हैं। मैं आपको 4 बच्चे दूं और कहूं कि इनमें से बॉक्सर पैदा करो, और मैं आपको 400 बच्चे दूं, कहूं इनमें से बॉक्सर पैदा करो, तो आसान किस में? 400 में से पैदा करना आसान है, क्योंकि वहां आपके पास योग्यता बहुत सारी मिल रही है, आप उसमें से किसी को अच्छे से डिजाइन कर सकते हैं। तो एक तो गुरुकुलों में पहले से ही सब पढ़ते चले आए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि गुरुकुलों में सब नहीं पढ़े हैं, ये एकदम झूठी मान्यता है, ऐसा लोगों ने सोच लिया है। बीच में कुछ ऐसा समय आया जहां लोगों ने स्त्री शूद्रो नधीयताम आदि आदि कह के एक मतलब वो एक ही वर्ग है जिसने ये सोचा कि स्त्री और शूद्र को वेद पाठ का अधिकार नहीं है। लेकिन ये भी तो झूठी बात है। आपने गार्गी का नाम नहीं सुना क्या? आपाला का नहीं सुना क्या? आपने घोषा का नाम नहीं सुना क्या? आपने कितनी माताओं के नाम है, हम कितनियों के नाम लें, उन सब ने पढ़ाई की है। पढ़ाई की है तो पहले से पढ़ाई चलती चली आ रही है, इसमें कोई शक नहीं। और शूद्रों के बच्चे भी मेरे गुरुकुल में, ब्राह्मणों के तो मुश्किल से मुझे लगता है 9-10% बच्चे होंगे, बस इतने भी शायद ना हो। बाकी सब अन्य बिरादरियों के बच्चे हैं। शूद्र, अति शूद्र, उससे परे भी चले जाओ, वो भी हैं, सब हैं। और सब साथ में साथ में खाते हैं, साथ में पढ़ते हैं, साथ में सोते हैं, साथ में खेलते हैं, कोई समस्या नहीं है। हाँ, जिन्हें उससे समस्या है तो वो अपने घर में बैठ के जलते होंगे तो जलते रहे, हमें क्या फर्क पड़ता है। मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ अभी कल परसों में, मेरे अश्रु आ गए कि किस तरह से नैरेटिव को डैमेज किया है, ब्राह्मणों के विरुद्ध इतना गंदा नैरेटिव बनाया है। मैं अभी जहाँ पे गया था एकात्म पर्व में, वहाँ पे यज्ञ हो रहा था, तो उन्होंने अश्वमेध जो यज्ञ होता है उसका, वहाँ के जो लोग थे वो बता रहे थे कि अभी कलयुग में वो हम नहीं करते हैं, तो उसकी जगह एक सोम यज्ञ करके वहाँ पे हुआ। और उन्होंने बताया कि पिछले 500 वर्षों में ऐसा यज्ञ नहीं हुआ है, और जो उसके जो करवाने वाले थे वो श्रृंगेरी के जो शंकराचार्य, उनके घर के लोग, माता पिता दादा करवा रहे थे। तो वो जब यज्ञ संपन्न हुआ
तो अब देखिए पूरा जो वहाँ का इवेंट है वो एसी में चल रहा है, बीच में एक कुटिया यज्ञशाला है, वहाँ पे वो यज्ञ चल रहा है और बहुत गर्मी है ओंकारेश्वर में इस समय, बहुत गर्मी है। उस गर्मी में वो ब्राह्मण 7-8 ब्राह्मण कार्य कर रहे हैं, यज्ञ हो रहा है। वहाँ मैं किनारे खड़ा था और मेरे साथ एक मेरे टीममेट भी खड़े थे। यज्ञ संपन्न हुआ, उसके बाद प्रदक्षिणा होती है और भी रिवाज होते हैं, रिचुअल्स होते हैं। तो वो ब्राह्मण जो कि श्रृंगेरी मठ से आ रहे हैं, उन्होंने जब शुरू हुआ, प्रारंभ हुआ, तो उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा चलिए इसके चारों ओर। और जब मैं चलना प्रारंभ किया, उसके बाद वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड भी खड़ा था, उसको भी बोले जल्दी आ जाओ। तो आप ये सोचिए अगर वो ब्राह्मण हैं और वहाँ पर जितने लोग हैं उनको जल्दी से प्रदक्षिणा करा रहे हैं, उनके मन में एक भी भाव नहीं है कि इसकी जाति क्या है, वर्ण क्या है, और जबकि वो पारंपरिक हैं। ऐसा मैं किसी नॉर्मल इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो मैं जब चल रहा था, प्रदक्षिणा कर रहा था, तो मेरे अश्रु आ रहे थे कि इस स्तर पर ब्राह्मणों का मतलब ये किया गया है कि एक ब्राह्मण ये भी नहीं सोच रहा है कि इसका वर्ण क्या है, जाति क्या है, बस वो संस्कार चल रहा है। और मेरा हो गया, उन्होंने मुझे भस्म भी दी। वो नहीं जानते मेरा हाइपरक्वेस्ट चैनल है, वो तो वहाँ एसी में बैठने वाले लोग जानते हैं कि मेरा हाइपरक्वेस्ट चैनल है तो सम्मान मिलता है। वो ब्राह्मण नहीं जानते, मेरे साथ मेरे टीममेट को वो नहीं जानते, वहाँ पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड को वो नहीं जानते। और वो जो परंपरा है उसके विषय में जब मैं जाना कि कम से कम 300-400 वर्ष बाद वैसा यज्ञ वहाँ पर हुआ है, और जो वहाँ पर खड़ा उनको मिल गया, उसको उन्होंने उसमें आमंत्रित करके यज्ञ की प्रदक्षिणा करवाई। तो मुझे समझ में आया कि अभी तक तो हम पुस्तकों में पढ़ते हैं कि किस तरह से ब्रिटिशर्स ने ये ब्राह्मणों के विरुद्ध सबको भड़काया है। ऐसा है नहीं, वस्तुतः स्थिति है। हाँ, 1-2 व्यक्ति, बदमाश व्यक्ति तो हर वर्ग में होते हैं। यही मैं कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि भाई खराब लोग नहीं रहे होंगे, खराब रहे होंगे, लेकिन आप दुनिया में बताओ कि किस वर्ग में खराब नहीं है। खराब नहीं है भाई। आजकल पेरियारवादी गले में पट्टा डाल के घूमते हैं नीला, और वो कहते हैं कि इतना शोषण हुआ, उतना शोषण हुआ। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, चलो मैंने मान लिया कि तुम बहुत सज्जन लोग हो और ब्राह्मण बहुत दुष्ट लोग हैं, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, तुम में खराब लोग हैं या नहीं हैं? तुम में शराबबाजी वाले लोग हैं या नहीं हैं? तुम में स्त्रियों को गंदी दृष्टि से देखने वाले लोग हैं या नहीं हैं? तुम में चोरी करने वाले, जेब कतरे, भ्रष्टाचारी, कालाबाजारी लोग हैं कि नहीं हैं? क्या तुम लोगों में खराब लोग नहीं? इधर भी कुछ रहे होंगे, लेकिन ये परंपरा नहीं रही, ये ट्रेडिशन नहीं था, ये हमारा समाज नहीं था। अच्छा, समाज शब्द का जो अर्थ है ना, वही एकदम भिन्न है। सोसाइटी को समाज नहीं कहते। अंग्रेजों की जो सोसाइटी है और हमारा जो समाज है, इसमें अंतर है। संस्कृत का एक शब्द है समझ। आपकी जो टीम के समझ संस्कृत वाले लोग हैं, उनसे पूछिएगा तो वो बताएंगे। समझ पशु पक्षियों का होता है। 2 गुण होते हैं, उस समूह को समझ कहते हैं पशु पक्षियों के, जिनमें सुरक्षा का भाव साझा हो और भोजन का भाव साझा हो, उसे समझ कहते हैं। पशु पक्षी कीट पतंगों का ऐसा समूह, यानी ऐसा समूह जैसे हमने भैंसों को तबेले में बांध दिया, तो ना तो ये सुरक्षा, एक दूसरे की सुरक्षा के प्रति जिम्मेदार हैं, एक को पिटो बाकी सब अपनी जान बचा के भागेंगी, ना ये भोजन के प्रति एक दूसरे की चिंता करती हैं कि मैंने उसने किया कि नहीं किया, सबको मिला कि नहीं मिला, मैं बाद में करूंगी। वो तो बल्कि दूसरे का खाना चाहती हैं। तो ये समझ नहीं है। समझ है मधुमक्खी का छत्ता, सुरक्षा साझा। एक मधुमक्खी पर हमला कर दो, हजारों मधुमक्खियां आप पर टूट पड़ेंगी। भोजन साझा, बाहर जाएंगी, पराग लेके आएंगी, अकेली खा के प्रसन्न नहीं रहेगी, उसे संस्कारित करके शहद बना के छत्ते में रखेगी ताकि सबको मिले। अब इसमें एक चीज और जोड़ देने पर यह समाज बन जाएगा, और वो है जीवन का साझा उद्देश्य। जीवन का साझा उद्देश्य इन 2 चीजों में, साझा भोजन, साझा सुरक्षा, जीवन का उद्देश्य साझा, 3 चीजें इकट्ठी कर दो, समाज बन जाएगा। तो जीवन का उद्देश्य सोचने की योग्यता केवल मनुष्य में, इसलिए समाज केवल मनुष्य बना सकता है। जब हमारा समाज का उद्देश्य ही जीवन का साझा उद्देश्य है, तो साझा उद्देश्य में ब्राह्मण अगर अकेला ही करेगा तो साझा किसके साथ होगा? साझा तो 4 वर्णों के साथ होता है, 4 के नहीं होता, अंत्यज को भी लेता है। वो अंत्यज का भी हाथ पकड़ के खींचता है कि ऊपर आ, वो ऊपर खींचता है। अंत्यज जो बिल्कुल मतलब मलेच्छ स्थिति में चला गया है। वेद मानव मात्र के लिए है, मुसलमान के लिए भी, ईसाई के लिए भी। उन्हें भी निमंत्रण देना चाहिए, आओ यार, कहाँ 5-5 समय औंधे सूधे हो रहे हो, कहीं 72-72 नहीं है, बेवकूफी की बातें तुम्हें बहकाया गया है। सच बात यह है, मुक्ति ही एकमात्र मार्ग है। आओ, सनातन धर्म द्वार खोल के तुम्हें निमंत्रण दे रहा है, आओ।
यहाँ सुख है, यहाँ विज्ञान है, यहाँ बुद्धि है, यहाँ तर्क है, यहाँ ऊहा है, यहाँ सांसारिक और पारलौकिक दोनों प्रकार के सुख हैं। जहाँ फंसे हो एक ऐसे अवसाद में चले जाओगे। एक्स मुस्लिम्स को आप देखिए, उनमें से कई लोग तो अवसाद में चले जाते हैं जब उनके सामने वो सब कुछ खुल के आता है ना, अरे बाप रे, ये तो है ही नहीं, ये तो सब गड़बड़ है। मैं वहीं पर, आपने बोला सनातन धर्म बंधन से मुक्ति है, बंधन नहीं है। वहाँ पर मैं जहाँ पर अभी गया था इवेंट में, मुझे एक व्यक्ति मिले, वो अटायर से नहीं मुसलमान पता चल रहे थे। शंकराचार्य जी का प्रकटोत्सव चल रहा है, यज्ञ चल रहा है, वो मेरे साथ फ़ोटो खिंचाए। फिर मैंने उनका परिचय पूछा तो उन्होंने कुछ अपना अयान नाम बताया और वो मुसलमान थे। मैं कहा, आप मुसलमान हैं, आपको कोई समस्या नहीं हुई? कहे कि उन्होंने ये कहा कि ये जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ मुझे आने और यहाँ से जाने के लिए कोई बंधन नहीं है, मैं जहाँ से आ रहा हूँ वहाँ बंधन है। तो वो बहुत गहरी बात थी, बस उन्होंने इतना कहा कि इसलिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। तब मुझे समझ में आया कि जो भारतीय परंपरा है ना, यहाँ पर व्यक्ति स्वतः आता है, क्योंकि उसे इस बात की चिंता नहीं कि मैं यहाँ आऊँगा तो बंधन में फंसूंगा। एक स्वामी दयानंद का बहुत बढ़िया उदाहरण है कि एक बार स्वामी दयानंद को किसी ने जहर दे दिया, भोजन का कुछ खाद्य पदार्थ था, उसमें जहर दे दिया। कई होता ना, जो बहुत विद्वान लोग होते हैं वो आपकी शारीरिक भाषा पकड़ लेते हैं, और विद्वान है तो पकड़ लेता है। तो स्वामी जी ने उसका हाथ पकड़ लिया, पहले तू खा। अब खाए नहीं क्योंकि उसमें जहर है। ये बिल्कुल एकदम जीवंत घटना थी उनके जीवन की। आसपास के लोगों ने पुलिस को बुला लिया, पुलिस आ गई, उसे पकड़ लिया। तो उन्होंने कहा ठीक है स्वामी जी, पुलिस वालों को कहा मैं इसे लेके जा रहे हैं। तो स्वामी जी ने कहा रुको 1 मिनट, तुम इसे छोड़ दो, तुम इसे छोड़ दो, इसे ले जाने की जरूरत नहीं है। उसे कहा बेटा तुम यहीं बैठो, सुनो जो मैं कह रहा हूं, सुनो, ठीक है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, प्रयास करते रहो, उन्नति होती रहेगी। तो पुलिस वालों ने कहा इसने गड़बड़ की है, इसे जेल में डालना पड़ेगा, इसे बंधन में डालना पड़ेगा। तो स्वामी दयानंद ने कहा कि मैं संसार को मुक्त कराने आया हूँ, बंधन में डालने नहीं आया। मैं मुक्ति देने आया हूँ, बंधन देने नहीं है, ये मेरा काम नहीं है। बंधन तो संसार दे ही रहा है, वो तुम उनके पास जाओ, वहां ढूंढो, इस जगह से कोई बंधन में नहीं जाएगा। आचार्य जी, बहुत सार्थक चर्चा रही है, और गुरुकुल पर जितना विषय हम ले सकते थे हमने लिया है। अभिभावकों को, पेरेंट्स को, और भी कुछ, अगर मुझे लग रहा है हमने सब कुछ ही कवर किया। एक क्लैरिटी तो आ गई है, बाकी आप थोड़ी सी सहायता करिएगा, कुछ अगर लिस्ट मिल जाएगी गुरुकुलों की, विशेषकर अगर जहाँ पर बालिकाओं का अलग गुरुकुल है और बालकों का है तो वो भी लिस्ट मिल जाए, सो दैट कि अगर जिनकी बालिकाएं हैं, अगर उनको डिसीजन लेना है तो वो उसकी स्टडी करके देखकर ले सकते हैं। तो और उसके बाद जो आप एक नया प्रक्रम प्रारंभ कर रहे हैं, उसके लिए हमारी तरफ से पूरी शुभकामनाएं कि वो प्रारंभ हो। तो जो ये भी बाधा है कि जिनको वो नहीं छोड़ पा रहे अपने बच्चों को, तो वो भी उनके लिए एक मार्ग सुलभ हो सके। तो गुरुकुल पर अब चूँकि मैं भी पिता तो बनूंगा ही कुछ ही समय में, तो मुझे भी ये था कि मेरी भी श्रद्धा पिछले 4-5 सालों में इसी में है। तो मेरा भी पूरा प्रयास है कि ईश्वर इतनी शक्ति दे कि मैं प्रारंभ करूं। और जो भी है कि हम तो, मुझे ये लगता है कि हम चूँकि पढ़े लिखे माता पिता हैं, तो जैसा कि आपने बताया कि माता और पिता पहले 10 साल तक, मैंने तो होम स्कूलिंग का ही सोचा था, लेकिन हाँ ये है कि एक अच्छा प्रक्रम है कि 10 साल तक हम बच्चे को पढ़ाएं और उसके बाद किसी विशिष्ट आचार्य के अंतर्गत हम बच्चे को और आगे ले जाएं। 2 चीज़ों तो, जब से मैंने जॉब छोड़ी, 2 चीज़ें मुझे समझ में आ गई कि डिग्री के लिए नहीं पढ़ना है। अगर आपका उद्देश्य डिग्री सर्टिफिकेशन है, आप तब तो आप नॉलेज के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, तब आप आचार्य की योग्यता भी नहीं पूछेंगे। फिर तो आपका ये है कि मुझे डिग्री चाहिए, और डिग्री की लालसा में ना तो ह्वेनसांग इंडिया आया, ना फायान आया, वो चाइना से चल कर आए तो नॉलेज के लिए ही आए। तो यही आज के बच्चे समझें कि हमें नॉलेज के लिए पढ़ना है। आप मॉडर्न इंस्टीट्यूट में भी पढ़िए, लेकिन नॉलेज के लिए पढ़िए, डिग्री को किनारे कर दीजिए, तभी सफलता आपको लगेगी। तो इसी के साथ मैं आपका फिर से धन्यवाद करता हूं कि आपने फिर से समय दिया, और चूँकि आप इस प्रणाली में, शिक्षा पद्धति में कार्य कर रहे हैं, प्रतिदिन चुनौतियां आती हैं, चैलेंजेस आते हैं, डट के कार्य कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है आपके साथ बात करना। अभी आपको कुछ अंतिम कुछ संदेश देना हो अभिभावकों को कि कैसे वो तैयार करें अपने बच्चों को पढ़ाएं, तो बस यही है कि इस बात का ध्यान रखें कि कर्म जो है वो शरीर के लिए है और आत्मा के लिए ज्ञान है। और वो आचार्य चाणक्य कहते हैं सुखस्य मूलम धर्मः, सुख का मूल धर्म है, और धर्म बाह्य आडंबर से जुड़ा नहीं होता, न लिंगम धर्म कारणम।
धर्म का कोई पहचान चिन्ह नहीं होता। तिलक, त्रिपुंड, धागे, आभूषण, शारीरिक रंग पेंट, ये सब शरीर के लिए है, आत्मा के लिए तो नहीं है। न लिंगम धर्म कारणम, धर्म का कोई चिन्ह नहीं है, लिंग है ही नहीं उसका। उस धर्म के लिए प्रयास करें और अपने बच्चों को प्रयास करें कि उन्हें परंपरागत गुरुकुलों में पढ़ा सकें, जहां डिग्री नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन विद्या है। अपने बच्चों को वहां भेजें निश्चित रूप से। मैं आर्षपाठ विधि का गुरुकुल अभी नहीं चलाता हूँ, ऐसा पारंपरिक गुरुकुल नहीं चलाता। मेरा विद्यालय स्तर का गुरुकुल चलता है, उसी तरह से हम चलाते हैं। तब भी मैं यही कहूँगा कि अपने बच्चों को पारंपरिक गुरुकुलों में भेजें। वो ज़्यादा श्रेयस्कर है, ज़्यादा उच्चता है, वहाँ से स्कॉलर्स तैयार होंगे, वहाँ से भारत को दुनिया जानेगी कि भारत किसे कहते हैं, वो भारत को जानकर आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी आपका जुड़ने के लिए। प्रणाम।